अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कवन। शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आज की जो कहानी है उस पर नज़र डालते हैं। एक गांव में एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक ज़मींदार रहता था जो गांव वालों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। वो गाँव के किसानों से उनकी खेती का आधे से भी ज़्यादा अनाज ले लिया करता था और गाँव के किसान इस बात से बहुत ज़्यादा डरते थे। उसी गाँव में फजलुद्दीन नाम का एक किसान भी रहता था जो बहुत ही अच्छे दिल का शख्स था। ज़मींदार फजलुद्दीन से बहुत नफरत करता था क्योंकि एक बार फजलुद्दीन ने इसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। फ़ज़ल भी अपने जो है वो अनाज लेता, वहीं फ़ज़ल से भी जो है वो 60% जो है वो ज़मींदार था वो ले लिया करता था और फजलुद्दीन उसे कुछ बोल भी नहीं पाता था क्योंकि उसने फजलुद्दीन और उसके ख़ानदान वालों को गाँव से बाहर निकालने की धमकी दे दी थी। एक दिन फजलुद्दीन के खेत में किसी वजह से आग लग गई और फजलुद्दीन का अनाज से भरा जो खेत है वो पूरी तरह जल गया। जब ज़मींदार को ये बात पता चली तो उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और वो फजलुद्दीन के घर पहुँच गया और उसने कहा, अरे फजलुद्दीन, सुना है तुम्हारा खेत जल गया है। जी ज़मींदार साहब, माफ़ कीजिएगा, मैं इस बार आपको अनाज नहीं दे सकूंगा। फजलुद्दीन ने कहा, ये क्या कह रहे हो फजलुद्दीन, मुझे तो अपना 70% अनाज चाहिए ही चाहिए, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। ज़मींदार साहब, मेरा तो खेत जल गया और मैं साथ में सारा अनाज भी, तो मैं आपको अनाज कहाँ से दूंगा। फजलुद्दीन ने कहा, मुझे नहीं पता, अगर अनाज नहीं दे सकते तो ये घर मैं तुम्हारा ले लूँगा। ज़मींदार ने फजलुद्दीन से ये कहा। ज़मींदार की बात सुनकर फजलुद्दीन पूरी तरह से दुखी हो गया और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव के पास एक झोपड़ी में रहने चला गया। अब फजलुद्दीन के पास ना कोई काम था, ना ज़मीनें थी, ना खेत थे, ना घर था और उसके पास अनाज भी नहीं था कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। ये सब सोचकर एक दिन वो एक दरख्त के नीचे उदास खड़ा था कि तभी एक ब्राह्मण फजलुद्दीन के पास आया और पूछा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। ब्राह्मण के पूछने पर फजलुद्दीन ने उन्हें अपनी सारी बात बताई और उसको उस पर रहम आया। उसने अपनी गाय जो थी वो उसको फजलुद्दीन को दे दी और कहा कि ये कोई मामूली गाय नहीं है बल्कि एक चमत्कारी गाय है। ये अच्छे लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों को बुरा करती है। अगर तुम सच्चे और अच्छे दिल से इसे कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगी, लेकिन अगर बुरे दिल से मांगोगी तो इसका उलट ये कर देगी। ये बात फजलुद्दीन जो है सुनकर बड़ा खुश हुआ और गाय को अपने साथ लेकर घर आ गया। वो उस गाय की वो बहुत खिदमत करता था, उसका ख्याल रखता था, उससे बहुत प्यार करता था। फजलुद्दीन गाय से उतना ही अनाज मांगा करता था जिसकी उसको ज़रूरत होती थी। फजलुद्दीन धीरे धीरे अमीर हो गया, बहुत मेहनत करने लगा, ज़मीनों पर काम करने लगा और एक दिन बहुत अमीर शख्स बन गया। दूसरी तरफ ज़मींदार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस शख्स का घर बार मैंने छीन लिया था वो इतना अमीर कैसे हो गया। पता ये चला कि ज़मींदार ने एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि पता चलो कि जो है वो क्या मसला है, किस तरह से अमीर हुआ है। बहरहाल पता करते करते उसे जादुई गाय के बारे में पता चला और उसने कहा कि एक आदमी को उसने टास्क दे दिया कि गाय चुरा कर ले आओ। गाय चुरा कर वो आदमी ज़मींदार के पास ले आता है। ज़मींदार बहुत ही लालची और बुरा किस्म का शख्स होता है। उसने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके जो है उसे बताया होता है उस आदमी ने कि इससे मांगोगे तो तुम भी अमीर हो जाओगे और तुम्हारे भी और ज़्यादा हालात और ज़मीनें बन जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि ज़मींदार बहुत लालची इंसान होता है और वो सब कुछ जो है वो उससे मांगने लगता है और सब जो है ना उसको गलत इस्तेमाल करने लगता है। तो वो क्या होता है, ये गाय जो है ना वो अच्छे लोगों की अच्छे में मदद करती है और बुरे लोगों के साथ बुरा करती है। तो वो उसके साथ बहुत बुरा होता है और धीरे धीरे क्या होता है कि ज़मींदार की ज़मीनें चली जाती हैं, उसके लोग चले जाते हैं, उसका घर बार लुट जाता है और वो गरीब हो जाता है। अब गाँव में उससे कोई भी नहीं डरता, उसकी सारी चौधराहट ख़त्म हो जाती है। और जब दूसरी तरफ फजलुद्दीन को इस बारे में पता चलता है तो दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है और उसे अपने घर जो गाय होती है उसको वापस ले आता है। और फिर फजलुद्दीन जो है वो उस गांव का ज़मींदार बन जाता है और सारे लोगों की वो मदद करता है उस गाय के ज़रिए और जो अपने गांव वाले हैं उनको खुश रखने की कोशिश करता है। तो ये कहानी का अख्ताम हुआ, लेकिन कहानी में हमने यही सीखा। सिंबॉलिक कहानियाँ होती हैं जिसमें सबक हमारे पास होते हैं छोटे छोटे छुपे हुए। उसमें सिर्फ यही था कि आपने लालच नहीं करना, किसी शख्स के साथ बुरा नहीं करना, रियायत बरतनी चाहिए अपनी रियाया के साथ। ये इस कहानी का सबसे अहम सबक मुझे नज़र आया, जो कि हम देखते हैं कि आजकल के माशरे में बहुत ज़्यादा मिसिंग नज़र आता है। हमारे मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त आजिज़ जमाली साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। अशरफ खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप सब? जी बिल्कुल, दुआएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल बड़ा हैक्टिक डे था हम सब के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। हमारे दूसरे मसाइल चल रहे थे यहाँ शोज़ में और आप बजट के साथ बिजी थे। आजिज़ भाई, आपकी क्या मसरूफ़ियत रही कल? कल वही सिंध असेंबली और बजट की ख़बरें, चूँकि जुम्मे के रोज़, अब ये तो वफाकी बजट था कल जिसकी आपने बात की, जुम्मे को हमारा सूबाई बजट पेश हो रहा है। तो हम तैयारियों में है कि सूबाई बजट के लिए क्या करना है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये कहानी बुनियादी तौर पे जो आपने सुनाई है
ये एक इसमें एक सबक तो है, लेकिन ये कहानी हमारे पूरे जागीरदाराना मुआशरे की अक्कास है। जो जिस समाज में हम रहते हैं यही हो रहा होता है। एक वडेरा होता है, ज़मींदार जिसको कहें, एक किसान होता है, और आज भी हमारे जो ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के जो देहात हैं, जो एग्रीकल्चरल मुआशरा है, वहाँ आज भी किसान के साथ यही हो रहा है तकरीबन। और हालांकि एक कानून के तहत आधा उसको अनाज में से मिलता है, लेकिन वो कर्ज़ उतना उस पर हो जाता है किसान पर कि वो उसका आधा भी चला जाता है और उसको मिलता कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल हमारे आज के मुआशरे की अक्कासी भी करती है ये कहानी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। बस बात वही ना आजिज़ भाई कि लोग समझें इस चीज़ को। मकसद कहानियाँ सुनाने का यही है कि इन चीज़ों को समझें और अडॉप्ट करें, और काश के थोड़ी बेहतरी हमारी ज़िंदगियों में और जो लोग कहानियाँ सुनते हैं उनसे आ जाए इसमें। बहरहाल जो ख़बरें हैं उसकी तरफ नज़र डालते हैं। ख़बरें सबसे पहले जी बजट पे तो हम बात करेंगे ही डिटेल में, लेकिन साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए कमिश्नर कराची ने ऐसा इक़दाम किया है और उन्होंने साइकिल और गधा गाड़ी रेस का प्रोग्राम का ऐलान उन्होंने किया है। गधा गाड़ी रेस 23 जून को मुनक़्क़िद की जाएगी। उसके अलावा गधा गाड़ी रेस में वज़ीर आला सिंध भी शिरकत करेंगे और रेस का आगाज़ सुबह 7:30 बजे होगा। इसके अलावा साइकिल जो रेस है वो 30 जून को मुनक़्क़िद की जाएगी और भरपूर इंतजाम इस हवाले से किए जा रहे हैं, यकीन दहानी करवा दी गई है। सिंध असम्बली ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक मंजूर कर ली है और तहरीक में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि सिंध में लोड शेडिंग का फौरी तौर पर ख़ात्मा किया जाए। तहरीक सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह साहब ने पेश की है, इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। इसके अलावा महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के जो फील्ड अफसरान हैं उन्होंने ईद कुर्बान तक छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन की हिदायत पर अमल दरामद करवाया गया है कि ईद मनाने जाने वाले मुसाफिर जो हैं उनसे इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया और इस पर छुट्टियाँ भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम इदारों में मनसूख कर दी गई हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। इसके अलावा आवाम को सस्ते और मयारी सफ़र से महरूम कर दिया गया है। नया रूट तलाश करने से पहले ही R2 जो बस रूट है उसकी बसेस को बंद कर दिया गया है। पीपल्स बस जो है वो सिंगर चौरंगी से बाग़े कोरंगी जाने वाली सड़क खस्ता हाली के बायस इसको बंद कर दिया गया क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है और उस पर तो वाकई जो है वो बस चलाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा नागन से इंडस अस्पताल कोरंगी तक भी यौमिया 20,000 लोग इस बस रूट पर सफ़र करते थे, तो इसका मुतबादल या तो ढूंढ लें या सड़क बनवा दें, लेकिन बस जो है वो बंद करना तो मसले का हल नहीं है। इसके अलावा सिटी काउंसिल ने शहर कायद के बासियों से बिजली के बिलों में म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्सेस की वसूली और टूल टैक्स नाफिज करने की करारदादें मंजूर कर ली हैं और जो है वो कहा गया है कि कराची मुल्क का पहला शहर बन गया है इस करारदाद की मंजूरी के बाद, जहां शहरी सड़कों, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और अपनी गाड़ियां चलाएंगे तो उनको टैक्स देना होगा। कितना टैक्स होगा, क्या इसका जो तरीका कार होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा KMC ने शहर में लगे कोनो कॉर्प्स के जो दरख्त हैं वो काटना शुरू कर दिए हैं। जेल चौरंगी से बहादुराबाद चौरंगी तक कोनो कॉर्प्स के जो दरख्त हैं उनको काटा जा रहा है और तकरीबन 200 से ज़ायद जो दरख्त हैं वो काटे जा रहे हैं। इन दरख्तों की जगह सायादार दरख्त लगाए जाएंगे कहा गया है। इससे कबल भी नीम के कई साल पुराने दरख्त मुख्तलिफ इलाकों से काटे गए थे जो हमने आज तक लगते हुए तो नहीं देखे। इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसने शहर के कायद की 570 समेत सिंध के दीगर इलाकों की 722 इमारतों को इंतहाई ख़तरनाक और नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया है। ये करार देने के बाद होगा क्या, ये भी एक सवालिया निशान है क्योंकि ये सब खबरें तो पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। मखदूश इमारतें भी करार दी जा चुकी हैं लेकिन उनको जो है ना गिराया जाता है ना कुछ, ये ऐसे ही चलता रहता है। इसके अलावा जी बजट की अगर बात की जाए तो बजट का जो मजमूई हजम है 188 खरब रुपए से ज़ायद का है। वफाकी बजट कल पेश किया गया। ग्रेड 1 से 16 के जो इसके अहम नुकात हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ग्रेड 1 से 16 के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है और जो 17 से 22 के मुलाजमीन हैं उनको 22% इजाफा देखा गया है। पेंशन में भी 22% इजाफे की तजवीज़ थी। कम से कम माहाना तनख्वाह इस वक्त 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये सरकारी मुलाजमीन की कर दी गई है। इसके अलावा सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुरज़ात की दरामद पर भी रियायत का ऐलान किया गया है। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपये जो है मुख्तस किए गए हैं। सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सब्सिडी की मद में 1,363 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,400 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इस वक्त हमें डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फिगर नज़र आ रहा है जहां पर लगाया गया। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर को बिजली की मद में 108 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है।
इसके अलावा मोबाइल फ़ोन पर भी जो है वो यकसा टैक्स आयद करने की बातें हुई हैं। गाड़ियों की कीमत पर भी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। पेंशन अखराजात में कमी के लिए भी स्कीम मुतारिफ करवाई गई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तो मेरे ख्याल से अशरफ खान साहब भी बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। स्टार्टिंग विद यू अशरफ भाई, खबरें बहुत हैं आपके पास, मुस्तकिल आपके पास जो है वो अपडेट्स आ रही होंगी। मतलब कल बजट आया, ओवरऑल कैसा बजट है? और मुझे तो कोई इतना कोई ख़ास इसमें नज़र नहीं आ रहा पिछले साल के मुकाबले में इस साल भी। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इस दफ़ा हैरान हम भी हुए हैं क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यू यानी अखराजात भी आपके बड़े हैं, साथ में आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। रवा माली साल जो 30 जून को ख़त्म होगा, इस जून की आखिरी तारीख को, तो उसका है 9,400 अरब आमदनी है जो कलेक्शन करनी है टैक्स वसूली आवाम से। अब अगले माली साल वो कर रहे हैं 12,970 अरब रुपए। इट्स मीन के 3500 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली करनी है, जिसके लिए जो बजट में चीज़ें आई हैं उस पर कंसर्न्स हुआ है फेडरेशन हाउस का, उसमें कंसर्न्स हुआ है रियल इस्टेट का जो आबाद है, और सब ने इसको मुस्तरद किया है। बुनियादी वजह यह है कि जब इतने भारी टैक्सेस लग जाएंगे तो कारोबार बैठ जाएगा। सबसे पहले बताऊं, जो एक्सपोर्टर्स हैं उसका था फिक्स टैक्स रिजीम था, यानी जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो 1% टैक्स था फिक्स, आप उसकी आमदनी पे 1% दे दें। अब ये कर दिया फिक्स टैक्स के साथ साथ इन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम कर दिया है, और वो है 25 से 45%। तो सनतकारों ने कहा भाई हम एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाएंगे, आप ये एक थ्रेड डाल रहे हैं कि आप वो फिक्स टैक्स भी दें, नॉर्मल टैक्स भी दें। तो दुनिया में कहीं नहीं होता है, और एक्सपोर्टर्स को हमेशा जो है उसको सपोर्ट की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से। अब ये कह रहे हैं कुछ एक्सपोर्टर लोकल सेल भी करते हैं, वो होंगे 5%, लेकिन जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, वो आपकी टोटल बाहर की जो गारमेंट्स जाती है, मतलब वैल्यू एडिट करके, जैसे कपड़ा हो गया, टी शर्ट हो गई, ये सब ये वैल्यू एडिशन में आती है। तो अब उनका ये तासुर आया है कि अगर ये होगा तो बैठे बैठाए जो इंडस्ट्री जो चल रही है इतनी महंगी बिजली और इन सब के साथ, वो नहीं चल पाएगी। साथ में एक और कहा है कि इंडस्ट्री पैकेज नहीं दिया गया बजट में। उसमें ये होता है कि इंडस्ट्री पैकेज में कि मराद दी जाती है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उसको बिजली सस्ती कैसे मिले, कि ना आप हर महीने बिजली महंगी करें। अभी हमने पिछले हफ्ते जो दी थी, अगले 4 महीने में 10 रुपये का बोझ है। अभी आम आवाम जब इतने परेशान तो सोचे सनतकार कितना परेशान होगा। अब इसके साथ तीसरी चीज़ ये हुई, रियल इस्टेट सेक्टर में जो नॉन फाइलर और फाइलर का चक्कर है। अब आप हैं और मैं हूँ, हम लोग जो है फाइलर हैं, और जो नॉन फाइलर है ज़मीन की खरीद और फरोख्त करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स जो है नॉन फाइलर 45% तक ले गए। अब अगर कोई प्रॉपर्टी लेगा, उसको बेचेगा, उसका जो इम्पैक्ट है 15%, 45%, क्या होगा? अभी कारोबारी बैठा हुआ है। नहीं तो फिर फाइलर्स बन जाए ना इसमें, तो ये तो मेरे ख्याल से हम गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं। देखें, अगर फाइलर भी बन जाएंगे तो आपके पास जो है ना रियल वैल्यू नहीं है। आपका क्या है, एक डीसी वैल्यू है, एक FBR वैल्यू, एक जायदाद। एग्जाम्पल हम लेते हैं डिफेंस की, और डिफेंस का कोई प्लॉट है 1000 गज का, वो 10 करोड़ रुपए का है, FBR वैल्यूएशन जो है 4 करोड़ है। अब 3% बायर देगा, 3% सेलर देगा। आप रियल वैल्यू पे कर देते बजट में, रियल वैल्यू करते, जिसका सिंपल ये है कि आपकी वैल्यूएशन अगर बढ़ती तो GDP साइज़ बढ़ जाता, तो उसमें आपका टोटल GDP आता है कि आपके एसेट की कीमत क्या है। सही, ठीक है। अब जैसे गाड़ी है आपकी गाड़ी है, आपने ख़रीदी है, वो है एग्जाम्पल के 1 करोड़ रुपए की, अब वो FBR कह रहा है कि भाई ये 50 लाख की है। तो ये आप वैल्यूएशन को मसला। अब यहाँ पे ट्रेडर्स की बात करें तो उन सब को भी कहा है कि जो नॉन फाइलर रहेगा उस पर भारी टैक्सेस होंगे। ठीक है, आप नॉन फाइलर पर लगा रहे, लेकिन नॉन फाइलर के लिए आप उसको कैसे लाएंगे फाइलिंग में, वो भी तो बताएं। अब FBR के बाद ये बताया गया, हमें तो ये नहीं पता है कि मुल्क भर में इंडस्ट्रीज़ कितनी है, हमें ये नहीं पता है दुकानें कितनी हैं। आप सर्वे कराएं, सर्वे करा के लेके जाएं। अभी जो कंसर्न्स हुआ है बिज़नेस कम्युनिटी, फेडरेशन हाउस हो, कराची चैम्बर हो, आबाद हो, इन्होंने मतलब इसको कहा है कि बहुत ही मुश्किल बजट है, आवाम पे महंगाई का बोझ आएगा। और सबसे अहम, मैं भी हैरान हुआ, तो सवाल कल किया तो मैंने जब देखा कि इनको जो 3,500 कलेक्शन करनी, तो इनको डायरेक्ट क्या ना इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि मोटरसाइकिल चलाने वाला एक वो मतलब कि कारीगर और ये सब जो चलाते हैं मोटरसाइकिल, पेट्रोल डलवाते हैं, तो अभी 60 रुपये लेवी है, पेट्रोलियम लेवी 1 लीटर पे, उसको 20 रुपए का इजाफा कर दिया एक साथ। अब 80 रुपए लेके अब आप पेट्रोल डलाएंगे। अब एक अमीर आदमी डला रहा है, वो भी 80 रुपए देगा, एक गरीब आदमी जो यौमिया उजरत वाला है वो भी 80 रुपए देगा। तो ये जो बोझ है 33% का बोझ आपने पेट्रोलियम मसनूआत पर डाल दिया है। असल में हुआ क्या है कि बेसिकली अभी जो टैक्सेस डायरेक्ट, हमें ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसकी मद में आवाम से, जो आपने बताया कि 3,500 रुपए आपने कोट किया ना अमाउंट, 3,500 अरब रुपए, सॉरी हाँ था 3,500 रुपए हो तो क्या है अरब। लेकिन आजिज भाई आप भी इस पर कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही है बजट के हवाले से, और जब हम बजट की बात कर रहे हैं इस वक्त आजिज़ ज़मानी साहब, आपने भी यकीनन देखा, और सबसे ज़्यादा कंसर्न वाकई ये होता है कि जो नया बोझ आवाम की जो है वो जेब पर आने जा रहा है। आपने कैसे देखा इसको? और अभी सन का बजट भी आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बार फिर बगैर NFC अवार्ड के बजट आया है। 2013 के बाद NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। NFC अवार्ड वो है जिसमें सूबों और वफाक के दरमियान पैसों का बंदर बांट या पैसों की जो शराकतदारी होती है कि सूबों का कितना बजट होगा, वफाक का कितना, जिसको कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड कहते हैं, वो गुज़श्ता कई सालों से नहीं आ रहा, उसके बगैर बजट आ रहा है। ये हालांकि एक आइनी तकाजा है कि बजट से कबल कौमी हर 5 साल में कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड होता है, जिसमें चारों सूबों के जो वज़ीर आला होते हैं उनको बैठा के उनसे भी लिया जाता है कि भाई आपको मंजूर है। वो नहीं हुआ, लेकिन बजट आ गया। अब बजट में देखें, इससे जो अगर मोटी मोटी मैं बातें हैं वो बताऊं जो आवाम से कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन पे, दीगर चीज़ों पे सेल्स टैक्स लगने का मतलब है ये चीज़ें महंगी हो गई। सही, यानी मोबाइल फ़ोन छोटा हो या बड़ा हो, देखें आज कल मोबाइल फ़ोन कोई लग्जरी में शामिल नहीं होता। मोबाइल फ़ोन हर आदमी, यहाँ करोड़ों कंज्यूमर्स हैं जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसके कार्ड पे उसके जो उसकी जो इनकम है उस पर, और मोबाइल फ़ोन पर उसके पुर्जाजात पर, इन सब पे सेल्स टैक्स लग गया है। दीगर ऐसी कई अशिया हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, इन सब पर सेल्स टैक्स लगा है। लेकिन बतौर सहाफ़ी एक अच्छी अनाउंसमेंट है बजट में कि सहाफ़ियों को जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले मरहले में 5,000, फिर अगले नेक्स्ट स्टेप पे 10,000। लेकिन मेरा इसमें ये ख्याल है कि अगर आप एक सहूलत दे रहे हैं तो उसको जनरलाइज़ करें, उसको फिक्स ना करें कि 5,000 या फिर 10,000। अगर आप सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं तो पूरे मुल्क में जो भी सहाफ़ी इस वक्त काम कर रहे हैं उन सबको हेल्थ इंश्योरेंस। अब तो सहाफ़ी को सहाफ़ी ढूंढना और रजिस्टर करना भी एक मुश्किल काम है अब तो आजिज़ भाई। हर बंदा तो कैमरा पकड़ के हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, एक एक्रीडेशन कार्ड जारी होता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। हमारे यहाँ जो रिपोर्टर्स हैं या जो कैमरामैन्स हैं या जो भी जर्नलिस्ट हैं, उनको सिंध गवर्नमेंट एक एक्रीडेशन कार्ड जारी करती है। उसके अलावा इदारों में एक डेटा ज़रूर मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है फेडरल या सूबाई, उनके पास डेटा रहता है। 100% डेटा ना भी हो तो 90% वो डेटा होता है। अगर सहाफ़ियों को आप एक डमी अखबार है उसको और एक मैं जो 12 घंटे काम करता हूँ उसको बराबर तो नहीं लेंगे, इक्वल तो नहीं लेंगे, लेकिन जो बंदा 8-10 घंटे किसी इदारे में काम करता है वो जर्नलिस्ट तो है, उसको काउंट किया जाएगा। तो एनीवे वो एक अनाउंसमेंट थी। तनख्वाहों वाली आपने जो बात की, आम आदमी को, आम मुलाजिम को वो बात बहरहाल हिट करती है। और मैं देख रहा हूँ कि पहली बार तनख्वाहों में बड़ी सतह पर इजाफ़ा हुआ है। यानी कहा जा रहा था कि 15 से 20, लेकिन ये 25% तक जो है तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ है 16 ग्रेड के मुलाजमीन तक, और फिर 16 ग्रेड से ऊपर जो हैं उनके 22%, पेंशन में भी 22%। तो तनख्वाहदार तबके को तो बहरहाल रिलीफ मिली है। नहीं, यहाँ पे बताऊँ एक मुझे भी इस पे एक तनख्वाहदार तबका वो है सरकारी मुलाजमीन, हमारी नहीं है, निजी शोबे की नहीं है। अच्छा, एक मिनट मेरी भी इस पर बात सुन लें। इसमें क्या है आजिज़ भाई और अशरफ भाई के देखें, तनख्वाहदार तबके को हमने लास्ट टाइम भी देखा कि कम से कम वेज जो है वो 30,000 की गई थी, अब 36 पे पहुँच गई, 32 पे लास्ट टाइम 36 पे पहुँच गए। अभी अगर मैं और डाटा उठा के देखें और हमारे यहाँ कितने % लोग हैं, हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, क्या सब इसी लो वेज पे जो बेसिक वेज तय की गई थी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और उनकी तनख्वाहों में गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक क्या इजाफा हुआ या नहीं हुआ? तो और आप ये भी देख लीजिए कि कितने % जो हमारी पॉपुलेशन है वो सरकारी इदारों से मुंसलिक है और कितने % जो पॉपुलेशन है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन उसको तस्लीम तो करना चाहिए ना कि हुकूमत ने 25% तनख्वाह में इजाफा किया है। सरकारी मुलाजिम भी तो लाखों की तादाद में है ना, लाखों सरकारी मुलाजमीन का मतलब है लाखों ख़ानदान, उन लाखों। अच्छा, लेकिन आपकी बात को एग्री करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। ये जो सरकारी वेजेस मुकर्रर होते हैं, सरकारी तनख्वाह या कम से कम जो उजरत मुकर्रर होती है,
कम से कम उजरत सिर्फ सरकारी इदारों के लिए नहीं है। Exactly. वो निजी इदारों के लिए भी नहीं है अमल कि एक दरामद फैक्ट्री होता। में एक मुलाजिम को अब 36,000 अगर हुआ है तो लाजमी तौर पे एक फैक्ट्री के अंदर भी कम से कम उजरत 36,000 रुपये आजीज मिलनी भाई चाहिए। पाकिस्तान है, 32,000 नहीं दिए अभी तक, तो लेकिन 36,000 यही मेरा कंसर्न है कि जी लास्ट ईयर से लेकर अब तक 32,000 को रो रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन एक सब ये बदमाशी है ना। बेसिकली जो कारपोरेट सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एक मोनोपोली है, नहीं तो उसकी हमारी एक भी बदमाशी है भाई। तो हुकूमत पाकिस्तान बजट दे रही है पूरे मुल्क का, तो आजिज भाई इसको तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बढ़ानी चाहिए थी ना। सरकारी मुलाजमीन क्या टैक्स, मेरे टैक्स के पैसे से वो अय्याशी करेंगे? जब वो हो रहा है तो मेरी भी आमदनी बढ़ाए ना। नहीं exactly, आजिज भाई ने इस बात मैं भी ये कह रही हूँ, आजिज मैं भाई ने कह भी रहा वो हूँ। बात कही है कि देखें कम से कम तनख्वाह मुख्तस कर दी जाती है, लेकिन अशरफ भाई फिर वही कि मोनोपोली है कि तो किसी की तनख्वाह बढ़ाई नहीं जाती। और वहाँ ये थोड़ी कह रहे हैं कि खाली सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करो, कम से कम वेज तो जब फिर लास्ट। सरकारी तनख्वाहों में इजाफा होता है उसमें ये लाजमी प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है कि जिस फीसद पे सरकारी तनख्वाह में इजाफा होता है उसी फीसद पे प्राइवेट सेक्टर नहीं में देखते ना हम, नहीं देते हैं। नहीं देखते हम, लेकिन ये चीज़ होती अब है। प्रॉब्लम ये है कि वही बदमाशी वाली बात हुई ना कि नहीं बढ़ाते हैं। एक प्राइवेट कंपनी 5 साल से मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही, अगर नहीं, लेकिन इसके ऊपर अशरफ भाई की एक बात से मैं एग्री हूँ कि सरकार जब तनख्वाह बढ़ाती है तो प्राइवेट सेक्टर पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फैक्ट्रियों पे एक लेबर डिपार्टमेंट होता है सूबाई, उसकी जिम्मेदारी है कि जाके चेक करे फैक्ट्रियों को कि आया इस पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्राइवेट इदारों की बात करूं तो हर इदारे पे एक अथॉरिटी ऐसी ज़रूर होती है जो जाके चेक काम नहीं हो करे। रहा। चले आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ मुझे बताएं, बहरहाल हमने लास्ट टाइम भी नहीं देखा कि कम से कम वेज जो है ना वो बढ़ाई गई हो आवाम की, और ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में। असल बात अशरफ भाई की बिल्कुल ठीक है कि टैक्स का पैसा तो आप मुझसे भी ले रहे हो, मैं भी तनख्वाहदार तबका हूँ, आप सभी तनख्वाहदार तबका है, हम सब प्राइवेट इदारों से वाबस्ता हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहों में जैसे बजट आने के बाद कोई इजाफा हम नहीं देख रहे होते। और वो एक आप जो वो ये कि टैक्स हम बढ़ा के दे चले जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन तो आपका उसमें है ना ओवरऑल गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, जब ये सब्सिडी की मद में 1363 अरब रुपए जो मख्तस किए गए हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों पे सब्सिडी है या किसी ख़ास चीज़ पर सब्सिडी होगी? और साथ में ये भी ऐड कर लीजिएगा कि इस वक्त मैंने जो नुक्ता देखा कि आज़ाद कश्मीर को बिजली की मद में 108 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी, ये बाकी कहीं और के लिए नहीं है या सिर्फ जो एहतजाज करेगा उसी के लिए होगा? देखें, पहली चीज़ ये है कि आज़ाद कश्मीर जो हमारा जो हिस्सा जो बोलते हैं कि वो हम वहाँ पे गवर्नमेंट अलग है लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनका बेसिकली पॉइंट अगर हमें समझना होगा कि वहाँ से जो पानी आता है, बर्फ़ का पानी जो कि जो दरियाओं से, तो उससे हम बिजली जो बनाते हैं तो सबसे लोअर कॉस्ट होती है। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारा क्योंकि वहाँ से आ रहा है तो हमें उसकी बेनिफिट दिया जाए। उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया था, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एग्रीमेंट करके उनको जो सस्ती बिजली का जो 3 रुपये 4 रुपये 6 रुपये का यूनिट का हुआ है, तो उसके ऊपर क्योंकि बुनियादी तौर पर उनसे मुआहदा तो कर लिया, यानी कि मुझे 6 रुपये की यूनिट देंगे एग्जाम्पल, लेकिन उसके बदले में जो बाकी अमाउंट है जो आगे देनी है हमें बिजली का, जो टोटल सर्कुलर की जो पेमेंट आती है वो उसकी सब्सिडी बनती है। अब 113 अरब है तो हुकूमत पाकिस्तान को सब्सिडी मद में देगी, और जो साल की होगी और वो बिजली की मद में उनको काट के उनको एक्चुअल रेट पे 5 रुपये 6 रुपये पे उनको बिजली मिली। बाकी जो सब्सिडी की आपको बोला है तो ये एनर्जी सेक्टर के लिए। अब एनर्जी सेक्टर में बिजली भी आती है, गैस भी आता है, ठीक है, आपकी दीगर जो इसके जैसे PSO और इन सब की जो है, तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान साल का एक बजट निकालती है। उस बजट में कहती है कि आवाम को सस्ती बिजली या गैस देनी है, तो ये, लेकिन अगर पिछले साल से देखें तो 1015-16 अरब है, ये 1400 अरब था। अब जब ये कम हुआ है तो यकीनी तौर पे क्या होगा कि ये हो गया इम्प्लीमेंट, बजट ये मंजूर हो जाएगा, तो इसके बाद 1 जुलाई 2024 से इस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो इसका यही मतलब है कि जब सब्सिडी आपने कम की है तो इसका सिंपल डायरेक्ट फार्मूला ये है कि बिजली और गैस मज़ीद महंगी होने जा रही है आगे चल के 1 जुलाई के बाद। अब उसके साथ जो इसका इम्पैक्ट होगा, तो ये बिजली और गैस जब महंगी होगी तो आम आवाम भी मुतासर होगा, महंगाई की रफ्तार भी बढ़ेगी, सनतकार भी परेशान होगा, इंडस्ट्री की पैदावार या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, तो मज़ीद आपके सामने क्या होगा, इंडस्ट्री जो चलती हुई हैं वो भी अपनी पैदावार कम करना शुरू कर देंगी। तो ये जो कह रहे हैं कि टैक्स वसूली होगी, हम ये देंगे, ये करेंगे, मैं आपको बताऊँ बजट में जो की मेजर्स की हैं टैक्सेशन के, जो मैं ये जो हमारा फाइनेंस बिल है उससे पढ़ रहा हूँ, FED बढ़ाई गई है सीमेंट पे। अच्छा। पर किलो सीमेंट पे 1 रुपये बढ़ा दिए, यानी पहले 2 रुपये FED लेते थे पर किलो, अब लेंगे 3 रुपये, और वो कह रहे हैं उससे 40 अरब रुपये वसूली होगी।
पेंशन में रिफॉर्म किया गया, जो पेंशन सरकारी मुलाजमीन को देते हैं, तो उस रिफॉर्म से यानी कि कैटेगरी उसको चेंज की है, 40 अरब रुपए वहाँ पे सेव करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स फॉर नॉन फाइलर्स इज इंक्रीज 45% ले गए और फाइलर्स के लिए 15%। इतना बड़ा गैप है ताकि आप फाइलर बन जाओ। चलें, ये चीज़ सही है, लेकिन एक और ये है एक्सपोर्टर, उसमें है टेक्सटाइल, IT और राइस एक्सपोर्टर। जो हमारा ग्रोथ कर रहा था उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स टैक्स रिजीम को हटा के नॉर्मल टैक्स रिजीम पे लिया हुआ है और इस पर कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए यहाँ से वसूली होगी। आप 100 अरब लेने के लिए अब इन 3 सेक्टरों की क्या कहेंगे, तबाहली कर देंगे। इसके बाद एक है रिटेलर्स जो है, जो मुकामी तौर पे जो कपड़ा, जैसे आप ये टेक्सटाइल ख़वातीन जो पहनती हैं, वो कपड़ा जो मुकामी तौर पे बिकता है 15% है। आप पर्ची अगर कभी देखा हो तो आप पहले लेती थी तो 15% होता था, इसको अब बढ़ा के 18% कर दिया है। यानी कि अब जो कपड़ा है लेडीज़ का वो महंगा हो गया, 3% उस पर सेल टैक्स बढ़ गया है। अब यहाँ पे अगर देखें स्टैंडर्ड सेल टैक्स ऑफ मुख्तलिफ मोबाइल की जो कैटेगरी है अलग अलग, उस पर 18% जो है सेल टैक्स आयद कर दिया है, जिससे 100 अरब रुपए वसूली होगी मोबाइल फ़ोन से। आप सोचें कि इन्होंने 18% किया है तो 100 अरब यहाँ से होगी। अब यहाँ पे सेल टैक्स एग्जेम्पशन जो है फाटा वाटा इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है और जो तमाम एग्जेम्पशन थी कस्टम ड्यूटी टैक्सेस की गाड़ियों पे वो ख़त्म कर दिए, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आती थी। हाँ, इलेक्ट्रिक और लग्जरी कार्स पे, लेकिन वो तो ठीक है ना अशरफ भाई, ठीक है लग्जरी कार्स और उनको आप उठाए ना। देखिए हाइब्रिड गाड़ी ये सब जो ला रहे थे आप, उससे क्या हो रहा था कि आप पहले आप जो फार्मूला बनाया था ना, हमने तो नहीं बनाया था, जो पिछली साहब गवर्नमेंट थी, जो PDM गवर्नमेंट थी, वो जो ये लाई थी हाइब्रिड गाड़ी कंजम्पशन कम होगा, ये होगा, पूरी दुनिया हाइब्रिड पे मुंतकिल हो रही है। अब जब लोग लाने लगे अपनी कॉस्ट कम करने के लिए तो मसला डाल दिया। नहीं, इसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें जो बजट स्पीच में मैंने सुना वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड गाड़ियों पे जो सहूलत थी वो ख़त्म इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अब मकामी तौर पे हाइब्रिड गाड़ियाँ बनना लगें, उसको इनकरेज करने के लिए मुकामी तौर पे या तो हो ना कि हाँ, या तो हो ना कि आपके पास चल रहा हो तो आप कहो कि हाँ बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर मौजूद है, मेरे पास सब्स्टिट्यूट है, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। वक्फे के बाद हाजिर हूँ। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ मजीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज जमाली साहब सिंध असम्बली ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक मंजूर कर ली है। क्या खबरों, क्या कैसे हल होंगे ये मसाइल? कल हीर सोहू की एक तहरीक इल्तवा थी इस मुतालिक कि कराची से लेकर कश्मीर तक और सही बात है, वो दिन में भी अब बहुत सारे इलाकों में गैस नहीं होती है, नाश्ते के वक्त भी गैस नहीं होती है। बहुत सारी MPA ने भड़ास निकाला, बहुत सारी बातें की, बड़ी ख़तरनाक बातें भी हुई। अच्छा, MQM की एक MPA हैं बल्किस मुख्तियार, उसने तो इस हद तक कह दिया कि भाई हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, सिंध हुकूमत आ जाए मैदान में, क्या करना है। मैं आपको बताऊं 2200 मिलियन क्यूबिक गैस सूबा सिंध तैयार करता है। 64% नासिर शाह ने बताया है दादोशुमार, 64% गैस पैदावार सिंध से होता है। 2200 मिलियन क्यूबिक में से सिंध को मिलते हैं 700-800, यानी सिंध से जो पैदा होता है उसका भी सिंध को आधा नहीं मिलता, जबकि सिंध की डिमांड जो है वो टोटल 1500 मिलियन क्यूबिक है। यानी 2200 मिलियन क्यूबिक सिंध पैदा करता है। सिंध की अपनी अगर सिंध को अगर 1500 मिलियन क्यूबिक गैस मिल जाए तो सिंध पूरे का पूरा बिल्कुल कोई लोड शेयरिंग करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। तो एक सूबाई MPA हैं इमदाद पताफी, उसने तो इस हद तक कह दिया कि भाई चूँकि हम गैस प्रोवाइड करते हैं, हम बाकी सूबों को गैस नहीं देंगे, इस तरह। लेकिन ये सारी जज्बाती बातें थी। बाद में फिर एक तहरीक सब्स्टिट्यूशनल मोशन था जो नासिर शाह ने पेश किया, जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि सिंध में गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और सिंध को गैस जो मिल रही है उसकी जो तनासब है उसमें इजाफा किया जाए। जैसे हमने देखा कि कश्मीर में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सब्सिडी नजर आ रही है, तो इसमें भी होना चाहिए। सिंध से पैदा होने वाला पूरा तो ना दे रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें इजाफा किया जाए ताकि सिंध में जो गैस की लोड शेडिंग है उसकी ड्यूरेशन, उसके जो टाइमिंग है वो कम हो सके। यही रिजर्वेशन जब सुई के मकाम से गैस निकली थी तो बलूचिस्तान वाले भी रिजर्वेशन उठाते रहे और कई वर्षों तक ये चलता रहा। लेकिन आज आप देखें ना बलूचिस्तान किस नहज पे खड़ा है, हम और आप सबके सामने है। देखें अशरफ भाई मुझसे ज़्यादा जानते हैं
बिजली हम पैदा करते हैं, थर्कोल से बिजली पैदा होती है, नेशनल ग्रिड में हम शामिल कर देते हैं, यानी वो चली जाती है। विंड से हम बिजली पैदा करते हैं, नेशनल ग्रिड में हम शामिल कर देते हैं। कोल, गैस हम पैदा करते हैं, 64% गैस सुबह सिंध पैदा करता है और सिंध को सबसे कम गैस मिलता है। तो अब ये मतलब अजीब नहीं तो फिर ठीक है ना, ये जिस तरह से कल बड़ा एग्रेशन के साथ इस मामले को उठाया गया, मैं कहती हूँ बहुत पहले उठाना चाहिए था और ज़रूरी भी है। अशरफ खान साहब, एक और चीज़ ये हम ये देख रहे हैं कि म्यूनसिपल टैक्स और टूल टैक्स लगाया गया कि जो सड़कों पर अब गाड़ियाँ चलेंगी उसके लिए भी फ्लाईओवर्स और इन पर आपको जो है टैक्स देना होगा। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से होगा? देखिए, करारदाद आई थी और मेयर कराची वहाँ पे इनके मंजूर हो गई, तो हमने भी क्वेश्चन उठाया था कि कराची में अगर ये कह रहे हैं बेहतरी के लिए जो हमें ज़रूरत है टैक्स वसूली, क्योंकि पहले ये गए थे म्यूनसिपल टैक्स जो है कि के इलेक्ट्रिक के बिल से तो उनको हो गया। अब वो कह रहे हैं हमें हक दिया गया है कि हम अपने कौंसिल में जाके ये करें। अब मसला ये है कि कराची इतना 7 अजला है, अब जिसमें इनके पास जो है सिर्फ कराची का 33% हिस्सा है। अगर मुझे करेक्शन कर दें आजिज़ भाई, क्योंकि ये टोटल देख रहे हैं, 33% हिस्सा किसके पास है? KMC। अब 33% हिस्सा के अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये सारे हैं, 7 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, तो आप कहाँ लेंगे भाई? अब मतलब आप ये हो जाएगा कि भाई ये हदूद इख्तिताम हदूद, एक आगाज़ हदूद, और वहाँ पे खड़े हो जाएंगे टूल टैक्स लेने के लिए। आपने किया क्या है इस शहर के लिए? 20 साल की हम पीछे नहीं जाते हैं, 20 साल में जो खंडर बना है, आपको ये दुनिया का कोई इतना मतलब बड़ा शहर हो, आप आएँ अभी कहीं से, हर सड़क पे जो टूटी हुई सड़क है, मतलब कि मेंटेनेंस, बाइक पे वो बेचारा जा रहा है, गड्ढे में जाएगा, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं, लाइटों की रिपेयरिंग नहीं करते हैं। किसका काम है? KMC का। और KMC वहाँ से भर्तियाँ करते हैं, यौमिया उजरत भी भर्ती करें, अपने लोगों को भी भर्ती करें, काम तो करा दें। कैसे लेंगे ये पैसा? ये अब इनकी करारदाद आई है, चैंपियंस हैं, ये तो अभी मंजूर नहीं हुई है। टूल टैक्स है ना, इन्होंने लिखा है टूल टैक्स, इजाफा कर देंगे उसमें, क्या होगा? टैक्स वसूल करेंगे। अब टूल टैक्स का मैकेनिज्म तो नहीं बताया गया कि कैसे टूल टैक्स तो है ना, टूल पास कर रहे हैं हम, तो आप पैसे दे रहे हैं, वही है ना? मेरा ख्याल है टोल पे तो तब दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो ख्याल है शहर में, होगा। इन्होंने तो ये कहा है शहर में भी जो चल रही है उस पे कैसे? मेरा ख्याल है कि हम जब मलीर से आ रहे होंगे, ईस्ट में दाखिल हो रहे होंगे, तो वहाँ एक टूल टैक्स लगा हुआ होगा। ट्रैफिक जैम कहेंगे आप चूंकि अब ईस्ट में दाखिल हो गए, बाइक Very वाला quickly, होगा, उसको यूं रोकेंगे, चल भाई टूल बाइक वाला उड़ाता हुआ निकलेगा। बाइक वाले वैसी जरा उनकी बस हो चुकी है अभी, कितनी महंगाई हो चुकी है ना। है। हैदराबाद क्रॉस करते हैं कि जामशोरों का टूल टैक्स आपको वो तो देना है। मोटरवे के जब पूरा जामशोरों सिस्टम है ना। आप क्रॉस ये तो करते हैं। मोटरवे की बात कर रहे हैं ना। बात ये है कि हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बना, लियारी एक्सप्रेस वे, उस पर भी आप टैक्स ले रहे हो, तो टूल टैक्स है ना लियारी। क्यों भाई? वो शहर में नहीं है क्या? नहीं, वो है, लेकिन वो हम यूज़ कर रहे हैं टू अंडर द मोटरवे, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे बनाए शहर से बाहर निकलने शॉर्टकट, तो उसके आपको जाती पैसों, मुझे ये बता दें, जाती पैसों से बनाया है किसी ने? मेरे और आपके पैसे से बनाया ना, टैक्स के पैसों से हमारे टैक्स के पैसे। तो अब किस बात का तो हर उसकी रोज आते repair और जाते maintenance। आप टैक्स वसूल कर लेते हैं देखिए, उस पे? मोटरवे जो पूरे मुल्क की है, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, कॉस्ट बढ़ गई, तो इसलिए वो उसका टूल टैक्स पूरी दुनिया में देते हैं। इवन कि हम पार्किंग की बात करें, दुबई में हम चले जाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं दुबई जाने के लिए। आप जाएं, आप गाड़ी लेके घूमना आपके लिए आज़ाब हो जाएगा, घंटे पे लेते हैं वहाँ पैसे, मगर यहाँ पे वो देते हैं, सर्विस भी तो देते हैं ना। मैं ये बोल रहा हूँ, असल बात ये है, अशरफ खान साहब, गाड़ी इसलिए नहीं निकालते, मलेशिया में भी बहुत हैवी पार्किंग चार्जेस हैं और US में भी, लेकिन क्या है कि वो फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतनी फैसिलिटीज देते हैं, सर्विस दें। आप आ जाएं इस खबर पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम ले लिया, अभी हम बात करें ना सर्विस देने की। अभी जो दूसरा रूट है, रूट 2 R2, वो बंद पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी जो है वो रूट पर लोग जा रहे हैं, 20,000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। किस वजह से बंद है? कि वहाँ पर ये जो सिंगर चौरंगी वाला जो रोड है वो टूट गया है, जो बागे कौरंगी के सामने जो रोड जाता है। गाड़ी लोअर एक बार मैं और अशरफ भाई तो इसी रूट से गए थे, हमने देखा वाकई। अच्छा, मैं इस पे मजीद बात करूंगी, लेकिन पहले मैं कोई ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही थी जनाब ये जो बस रूट्स हैं और सर्विस की हम बात कर रहे थे, जो बागे कौरंगी के सामने से सड़क जा रही है तबाहाली का शिकार है। ऐड करती चलूँ इसमें, मेरी नज़रों के सामने थोड़े अरसे पहले, कुछ माह पहले, उस सड़क को कारपेट किया गया था, दोनों तरफ से उसके गड्ढे भरे गए थे, लेकिन अभी तो बारिश भी नहीं हुई और वो सड़क बुरी तरह से टूट गई है। हाल ये कि सिर्फ पीपल्स बस सर्विस ही नहीं, वहाँ से किसी बाइक, रिक्शा और किसी आम गाड़ी का गुजरना भी दूभर है इस वक्त। लेकिन ये पीपल्स बस मुस्तकिल तौर पे बंद नहीं हुई है इस रूट से, रूट ख़राब होने की वजह से फ़िलहाल शायद बंद किया गया। लेकिन इस रोड का हाल बड़ा बुरा है, अजीब है कि आपने अभी जैसे कहा कि आपके सामने कारपेटिंग हुई और आपके सामने फिर इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं रोड के अंदर। या तो सेवरेज लाइन टूट गई होगी, या कुछ और होगा, या किसी
टेलीफोन कंपनी या किसी कंपनी ने खुदाई की होगी खुदाई साइडों नहीं से। हुई आजिज भाई, हुआ ये कि वो गढ़ इतनी नाकिस बनाई गई कि वो जो किसी एक आध गढ़ा जो हुआ होगा उसमें थोड़ा बहुत, उसके बाद वो गड्ढे बढ़ते गए क्योंकि वहाँ से हैवी ट्रैफिक भी होता है। तो आजिज भाई किसी लाइन का काम नहीं हो रहा, कोई खुदाई नहीं हो रही वहाँ पे, इतनी नाकिस थी कि वो बस एक गड्ढा होने की वजह से वो टूटती गई, यानी रोड नाकिस था। ऐसा ही है। और वहाँ पे मट्टी डाल के उसको और गंद बला वहाँ पे जो है ना वो इस वक्त हो गया, गुजरना महाल है। और ये एक सड़क का हाल नहीं है, काला बोर्ड हम मलीर से गुजरते हैं, जगह पे काला सड़कों बोर्ड का का आप हाल पूरे देख रहे हैं। कराची ये में। काला बोर्ड के सामने जो जहाँ से पटरियां गुजरी हैं वो नीचे वाली सड़क वो जिंदगी में कभी वो ठीक नहीं पूरे होगी। कराची में जी नहीं, सड़कों ऐसी का बहुत वैसी बुरा हाल है। ऐसी कितनी होंगी? इस्लामाबाद में घूमे, लाहौर में घूमे, लाहौर तक में जाके सड़कें देखे टूटी हुई सड़क। मैं बच्चों के साथ था तो बच्चे कह रहे हैं बाबा कोई सड़क तो दिखाएं टूटी हुई। मतलब आप ये बताएं, बच्चे ये बोल रहे हैं यार आप लोग तो कोई शर्म करो। मतलब आप कराची में कोई आप यहाँ से जाएं, औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, ये सारे वो इलाके हैं गुंजान आबादी वाले। नॉर्थ कराची चले जाएं, आपको याद है वो जो कौन सी ग्रीन लाइन बन रही थी, मतलब के कान पकड़ता हूँ 2 साल तक वहाँ के लोग पागल हो गए। सड़क नहीं आप रिपेयरिंग करें। अभी आप गुलशन वाले पे चले गुलशन जाएं, वालों का वो हाल है। मतलब यूनिवर्सिटी रोड आपने पूरी 2 साल हो रहा है आप काम नहीं करके दे रहे हैं। और बस ये कि निगरान हुकूमत आई तो आपने कौन सा यहाँ पे रॉकेट साइंस लगा दी कि आपने पूरा आपने सफूरा से लेके आपने आपके जेल चौरंगी तक आपने तबाहाली कर दिया और लोग वो फंसे हुए जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम में टूटी हुई सड़क। आप जब करते हैं तो क्या होता है, प्लान होता है, आप देते हैं कि भाई इसका वाइस वर्सी जो प्लेस क्या होगा, कहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी। टूटी हुई सड़क है, जाने दो इस पब्लिक को, ये इसको कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है। एक तो हाल से ये मेरी कि वो एक नहीं फिर होता। हमने लास्ट टाइम बोला था कि ये सारे मिनिस्टर वज़ीर आला साहब इनको लेके जाएं पूरी यूनिवर्सिटी रोड से जाके, जब हसन स्क्वायर से जो सर्विस लाइन पे जाते हैं इनको जाएं कि रोज़ जाएं वहाँ से सिर्फ 1 हफ़्ता। फिर मैं पूछूंगा दिमागी मरहला क्या है। आप सोचें उन लोगों की क्या हालत होगी। इनको कोई एहसास नहीं है कि जो सिचुएशन है कराची के शहरी, आप रमशा जाएँ तो आपने देखा होगा सड़कों पर लड़ रहे होते हैं लोग। इसकी वजह यही है कि उनका दिमागी जो लेवल है ना ऐसा ही है, वो कि रश में फंसे फंसे फंसे। तो इसको हमें बेहतर करना होगा। अब सिंध का बजट आ रहा है कल और उम्मीद यही है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे रखे जाएंगे। यहाँ पे जो जारी मंसूबे हैं उनको तेज़ी से हल किया जाएगा, उसको मुकम्मल किया जाएगा। और नए मंसूबे जो कह रहे हैं, आजिज़ भाई से मेरी बात हो रही थी तो आजिज़ भाई ने यकीनन होंगे भाई। अब यहाँ पे कुछ नहीं, खबरें, लेकिन उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। अभी मैंने ये खबर दी कि न्यू स्कीम्स के लिए बहुत कम स्कीम्स हैं जिनके लिए पैसे रखे मगर गए हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जो आन गोइंग स्कीम्स हैं, जो जारी मंसूबे हैं, उनको जल्द से ये जल्द चीज़ तो मुझे मुकम्मल पसंद आई कि कम करना से कम चाहिए। कोई तो मतलब आप नया मंसूबा ना दें लेकिन कम से कम जो पुराने जो जारी मंसूबे मंसूबे हैं खत्म उनको करें। मुकम्मल बिल्कुल किया ऐसे जाए, ही। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखे जा रहे हैं। चले अब इसको हम यकीन बजट आता है तो आगे इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं। अभी चीज़ें खुलती जाएंगी, सामने आती जाएंगी। आवाम ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आपने वक्त दिया। आजिज़ भाई आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते CNN फैमिली के मेम्बर्स की 2 की सालगिरह है, आइए सब उनको विश करते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका नाम मीर बिलाल अहमद है और आप फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वेलकम टू द शो बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब, जब सबसे पहले हम ये बात करते हैं ना कि इस वक्त सबसे पहले हमें जो नज़र आ रहा है कि बकरीद की तैयारियों के हवाले से कहा गया कि शहर को साफ़ सुथरा रखने और इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम होगा। तो इस वक्त जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स की भी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं या जो है वहाँ पर भी हम एक तो इलाके कौन कौन से कवर होते हैं फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड में, क्योंकि एक बड़ा जो है वो एरिया यहाँ पर आता है। तो किस तरह के इंतजाम हैं, किस तरह की तैयारी है? सबसे पहले तो यहीं से आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत कि आपने अपने चैनल पे मदऊ किया। देखिए जी, गुलिस्तान जौहर कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की जहाँ तक बात है, उसमें जो एरियाज़ फॉल कर रहे हैं उनमें से गुलिस्तान जौहर है मेनली, गुलशन इकबाल का कुछ हिस्सा है पार्शली, DOHS AOHS, इसके अलावा KDA का जो एरिया है, शाह फैसल का कुछ हिस्सा हमारे पास आता है, डिग रोड पूरा हमारे पास है, शाह फैसल, उस मलीर का कुछ हिस्सा जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल में आता है। सही। जहाँ तक बात है इंतज़ामात की, तो इंतज़ामात में हमारे पास इन हाउस जो हमारी अपनी मशीनरी है कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की, लगभग हमारे पास कोई 20 अपने डंपर्स हैं और इसके अलावा 4 हमारे पास लोडर्स हैं। इसके अलावा हमने अलाइशों की कलेक्शन के लिए जो बकरीद में हमने बाहर से जो है वो समझ लें कि मशीनरी हायर की है, जिसमें हमारे पास बड़े जो है वो 12 से 13 जो है बड़े डंपर्स हैं और तकरीबन 4 से 5 लोडर्स हैं।
इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम 9 बजे से सुबह ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे ईद के पहले दिन से, जिसमें हमारा स्टाफ होगा तकरीबन 250 से 250 के लगभग हमारा स्टाफ होगा जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद होगा। और उसमें हमारा जो मेन GTS होगा जो कि हम एरिया से कलेक्ट करके और जो एरिया का GTS बनाएंगे हम, वो होगा पहलवान गोड, जिसमें हम पूरे एरिया से पूरी जितनी भी एक्शन है वहाँ से कलेक्ट करके वहाँ पर डंप करेंगे। फिर वहाँ से जो है बड़ी मशीनरी जो हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया उसकी बड़ी मशीनरी ले जाके सरजानी जाम चाकरू जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो GTS है वो वहाँ डंप करेंगे। और ये ऑपरेशन रात गए तक जारी रहेगा जब तक एक लाइश भी इलाके से ना उठ जाए। और इसी के साथ साथ जो है हमारा फिमिगेशन और क्लीनिंग प्रोसेस भी जहाँ तक स्टाफ पहुँच सके इंशाल्लाह क्लीनिंग प्रोसेस भी साथ साथ, जिसमें चूना वगैरह होता है जो मेनली एरियाज़ होते हैं जहाँ छोटे छोटे हमने आर्जी तौर पर डंपिंग पॉइंट्स बनाए होते हैं, वहाँ पर जो है वो साथ साथ सफाई भी जारी रहेगी। और इंशाल्लाह माजी में भी इस तरह से होता रहा है। पिछले साल की अगर आपको मैं मिसाल दूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक तकरीबन स्टाफ जो है रात के 3-3 बजे तक स्टाफ लगा रहता है, तो इंशाल्लाह अच्छा देखने को आएगा। गुज़िश्ता साल वैसे हमने देखा कि ओवरऑल पूरे सिटी में जो है ना बेहतर सूरत हाल रही और लोगों ने भी जो है वो खासा जो है सफाई का एहतमाम किया। और मैं कहती हूँ खाली ये बोर्ड्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी भी जिम्मेदारी कि जहाँ कुर्बानी करें वहाँ सड़क पर आलाइशें छोड़ के ना चले जाएं, अपने घरों के बाहर भी थोड़ी सी सफाई करने की कोशिश करें। और जो डंपिंग पॉइंट्स आपके इलाके में भी जो है ना वो एक कचरा कुंडी, डंपिंग स्टेशन या इस तरह का कोई जगह मौजूद होती है, वहाँ तक कम अज़ कम इन चीज़ों को पहुँचाएँ ताकि जो बोर्ड्स के लोग काम कर रहे हैं, ये जो अमला या KMC का भी अगर काम कर रहा है तो उनको भी थोड़ी सी आसानी हो और शहर साफ़ रहे। इसमें शहरियों की भी जिम्मेदारी है। अच्छा मीर बिलाल साहब, एक और चीज़ ये कि अगर हम जैसे जिन इलाकों की आपने बात की है जब वहाँ से गुजर होता है तो बहुत सारे बुनियादी जो मसाइल हैं उनमें सबसे एक चीज़ नज़र आती है कि सड़कों का एक तो हम देखते हैं कि बहुत बुरा हाल है, दूसरी तरफ ये कि उसकी वजह ये भी बहुत बड़ी है कि सेवरेज सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर है और उसकी वजह से सड़कें भी मुतासर होती हैं। तो इस हवाले से जो है ना वो कैंटोनमेंट बोर्ड क्या कर रहा है, फैसल कैंटोनमेंट? अच्छा जी, कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो हमारे साथ नहीं पूरे पाकिस्तान के जितने भी कैंट्स एरियाज़ थे, कैंटोनमेंट्स थे, उसमें प्रॉब्लम आई थी। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर था जिसमें हमें टैक्स लेने से, टैक्स कलेक्शन से रोक दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें इजाज़त मिल गई है और थोड़ा सा हम पीछे भी आ गए हैं। पिछले 5-6 माह से ये सिलसिला चल रहा था। चूँकि मैं कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल से ताल्लुक़ रखता हूँ तो कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल में लास्ट ईयर हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट कराई और कुछ हमारे एरियाज़ हैं जो अफेक्टेड हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, उसमें पैच वर्क है। इंशाल्लाह जो ही ये फिस्कल ईयर गुज़रता है उसके बाद हमारी जो टैक्स कलेक्शन होगी उससे ये कि डेवलपमेंट, हमने एक बजट सेट किया है इंशाल्लाह, उससे ये कि डेवलपमेंट बजट में रोड्स की रिपेयरिंग भी होगी और इसके अलावा लाइट्स तो नॉर्मली चल रही होती हैं। इदारे का इस टाइम थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम रहा है बजट के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सिलसिला चलाया है कॉस्ट कटिंग करके सारे मामला देखते हुए। इंशाल्लाह अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक जो इलाके में रोड्स हैं वो इंशाल्लाह जो भी टूटे हुए हैं वो इंशाल्लाह। मीर बिलाल साहब, इस वक्त हम एक और मसला ये भी देखते हैं कि शहर भर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुहिम चलाने का ऐलान किया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर मुहिम चलाने का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये ऑर्डर दिया कि तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। उसमें कोई एक बोर्ड नहीं, तमाम लोगों का और पूरे शहर के लिए फ़ैसला आया। दूसरी तरफ अभी हम ये देख रहे हैं, ख़बरें सामने आती हैं तो मेयर कराची साहब भी कहते हैं कि जी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, तजावुज़ात को हटाया जाएगा। मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो है ना वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन क्यों नज़र नहीं आता कि हमारे यहाँ इलाकों में तजावुज़ात का खात्मा हो सके? उसकी वजह क्या है कि एक तो सड़कें और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। आपने जौहर का जिक्र किया, आपने गुलशन इकबाल का जिक्र किया, मरीर के कुछ इलाके, शाह फैसल, इन तमाम जगहों पे पीक आवर्स में इंतहाई वर्स्ट ट्रैफिक होता है और हम देख रहे होते हैं कि तजावुज़ात, पान का खोखा, फ्रूट वाले, रेडी वाला, हर कुछ बाजार लग रहे हैं पूरे और वो जो है वो सड़कों तक आए हुए हैं। तो इसके लिए क्या इकदाम करते हैं आप लोग, किस तरह से जो है ना वो उसको मैनेज किया जा सकता है और क्यों तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बोर्ड्स भी फैसला नहीं लेते? हर्डल्स क्या हैं? तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कैंटोनमेंट बोर्ड से चूँकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो डेली बेसिस पे हमारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं, लेकिन चूँकि सिस्टम ऐसा है, मैं बड़ी खुली आपसे बात करूँ, सिस्टम ऐसा है, सिफारिशों का सिलसिला और दीगर मामलात
और ज़्यादातर जो मैं गुलिस्तान जौहर की बात करूँगा, गुलिस्तान जौहर में थोड़ी सी ये तजावुज़ात हैं, ठीक है, बता रहे वहाँ के लोकली जो लोग हैं उन्होंने ही लगाए हुए, वहाँ के जो रिहायशी रहते हैं अपना रोज़गार कर रहे हैं। उसमें होता ही है कि आप ऑपरेशन करते हैं, वो वेरी नेक्स्ट डे फिर जो है वो फिर जो है वो सिलसिला नेक्स्ट डे भी नहीं, कुछ घंटों बाद वापस होते हैं, कुछ घंटों बाद ही सिलसिला होता है। तो ऐसा बैक टू बैक ऑपरेशन चल रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो मुदाखलत होती है, सियासी रसूख लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिलसिला ओवरऑल कराची का है और हमारे एरिया का भी यही है। और हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो हमारे जो कैंटोनमेंट की होती है वो सारी CEO के पास होती है, तो हम एज एन अवामी नुमाइंदा हम वक्तन फ़वक्तन उनको चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक्शन भी हो रहा होता है। लेकिन ये सिलसिला मतलब समझ लें कि ये 4 दिन हम इसको हटाते हैं, 5वें दिन फिर परमानेंट सोल्यूशन क्या है मीर बिलाल इसका, कि किस तरह से किया? क्योंकि आप जिस जगहों पर बैठ रहे हैं वहाँ पे यकीनन मीटिंग्स भी होती होंगी, ये बात भी होती होगी, प्रोजेक्ट भी किया जाता होगा, तमाम इदारों के साथ मिलकर भी यकीनन एक कोएलिशन बनाने की ज़रूरत है कि भाई अगर सियासी इन्फ्लुएंस भी है या पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी है, किसी और जो है माफियाज की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे नंबरदाज हो सकते हैं? तो क्या कोलैबोरेटिव मीटिंग्स होती हैं, नहीं होती हैं, क्या किस तरह से मैकेनिज्म है काम करने का? बिल्कुल होती हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड भी होती हैं। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आता है वो लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से हमें सपोर्ट भी किया जाता है, पुलिस भी सपोर्ट करती है, लेकिन बीच में ऐसा हो जाता है कि ऑपरेशन करते हैं और बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें रुकावटें महसूस हो रही होती हैं। और मेनली होता ही है कि जी आप कहीं ऑपरेशन करने जाते हो और क्योंकि इदारे के पास एक लिमिटेड स्टाफ होता है, कहीं से मॉब का रिएक्शन आ जाता है, तो उसमें हमें बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि पुलिस भी नाकाफ़ी होती है। हम रेंजर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, वो 10 दिन एक सिलसिला चलता है, 10 दिन बाद फिर वही सिलसिला। तो इसमें मतलब मैं समझता हूँ शहर के अतबार से एक ग्रैंड किस्म होना चाहिए जिसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, तमाम इदारे, तमाम DC लेवल जो है वो एक पेज पे आएँ और इसको मतलब जड़ से ख़त्म करना चाहें। तो मैं समझता हूँ कि ये 1 महीने का भी मुश्किल नहीं है, मतलब ये स्पेसिफिकली अगर ठीक है बता रहा हूँ कि आप बात की जाए। और मेरे ख्याल से बाद में अगर आप बार बार चेक एंड बैलेंस रखें या आप उसके ऊपर किसी शख्स की ड्यूटी लगाएं कि भाई ठीक है ये शख्स अब यहाँ पे ड्यूटी देगा और इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये यहाँ पर दोबारा तजावुज़ात और ठेले ना हो, तो मेरे ख्याल से शहर की सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब बाज़ार लगता है तो आधा रोड वहाँ पर एक तो ठेले वगैरह, जहाँ पे अगर मेन जो गुलिस्तान जौहर में अलादीन जहाँ पे पहले हुआ करता था, अब उस ग्राउंड में बाज़ार भी लगता है उसके बराबर में, तो वो हफ्ते में 2 दिन बाज़ार लगता है, बाकी 4 दिन उसकी तैयारी होती है, तो वो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहता है। तो हमारे कोई मैकेनिज़्म नज़र नहीं आ रहा कि जो है वो किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द इशूज़, अभी हम ये भी एक बहुत बड़ा मसला देखते हैं बिलाल के, थोड़े अरसे पहले गुलिस्तान जौहर में बड़ी तादाद में दरख्त काटे गए और उन दरख्तों को कटाई के हवाले से हमने भी सिटी 21 ने भी और हमारी टीम ने भी इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें ख़बर यही सामने आई कि इन दरख्तों को काट दिया गया है और उसमें जनाब कैंटोनमेंट बोर्ड के लोगों की भी जो है ना उसमें मुदाखलत थी, लकड़ी का भी जो वहाँ पर वो उसकी कंजम्पशन के लिए सारे दरख्त काटे गए। तो क्या वजह है, इस पर किस तरह से एक्शन हो जाते हैं और क्या नए दरख्त लगाए जाएंगे, नहीं लगाए जाएंगे? पहले भी हुआ लेकिन हमने नए दरख्त लगते हुए नहीं दिखे। कॉर्नोकॉप्स के दरख्त काटने की बात हुई, नीम के दरख्त से उसको रिप्लेस किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भी हमने ये देखा कि सब कुछ हो गया है। तो कौन है ये अहकामात, कैसे जारी हो जाते हैं रातों रात, कैसे इन पर अमल दरामद और एक्शन हो जाता है? अच्छा जी, मैं आपको कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से क्लियर करता चलूँ। ये जो दरख्त की जो इशू बना था अभी माजी में, मेरा ख्याल है 2 महीने हो गए इस बात को। जी कुछ माह हो गए। इससे कतन कैंटोनमेंट बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद से बाहर, हदूद के, क्योंकि बिल्कुल ही बराबर में टाउन लगता है, सफूरा टाउन, तो ये उसकी हदूद में जो है वो ये दरख्त का काटने का अमल किया गया। वो हमारी हदूद में थोड़ा सा दाखिल हुआ है तो हमें उसकी इतला मिली और हमने उनको फ़ौरन ही अपनी हदूद में घुसने से रोका। जहाँ तक बात है टाउन की, तो वो टाउन ने अपना काम किया, जो भी उन्होंने दरख्त काटे या उसको ऑक्शन किया, जो भी है वो एक वो इतला वो ही दे सकते हैं बेहतर। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड की जहाँ तक बात है तो कैंटोनमेंट बोर्ड ट्रिमिंग की तरफ जाता है, लेकिन पूरे दरख्त जो है वो इस तरह से नहीं काटे जाते। हाँ, कहीं ऐसा दरख्त हो जो नुकसानदेह हो, जो कि गिरने वाला हो, जैसे हमारे ये रूट है, मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम में जो है वो सिक्योरिटी पर्पस से की वजह से उस रूट पे जो है वो मुनव्वर चरंगी से लेकर जौहर मोड़ तक, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दरख्त को थोड़ा सा ट्रिम करते हैं हम। ट्रिम के साथ साथ जो है वो उसका कोई ख़तरनाक दरख्त होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक
जुलूस में आवाम का जमे गफ़ीर होता है, तो वो गिरने का कहीं खदशा हो किसी दरख्त का, तो वो एक आध दरख्त जो है वो विद परमिशन जिसमें पुलिस भी ऑन बोर्ड होती है, इदारे भी ऑन बोर्ड होते हैं, वो हम इसको काटते भी हैं और ट्रिम भी करते हैं, लेकिन वो एक आध दरख्त होता है। जहाँ तक आपने बात की ये इशू की जो लास्ट दो महीने चला, इससे कैंटोनमेंट बोर्ड का कतन कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये हमारी हदूद से बाहर हुआ है, बिल्कुल हमारे बराबर में। आपको मैंने जैसे शहर बताया भर में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत काम हुआ, निगरान सेटलमेंट में इस हवाले से बड़े इकदाम किए और हमने देखा कि ये एक ड्राइव स्टार्ट की गई कि शहर को ब्यूटीफाई किया जाए और क्लीन किया जाए। इस हवाले से जाते जाते फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड क्या कर रहा है और आप लोगों का कुछ कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इट, या जो है वो जो भी आपके अपडेट्स हैं शेयर कीजिए। देखिए जी, हमारा अभी लास्ट हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की हैं और बहुत सारे प्रपोजल्स हम एज अवामी नुमाइंदा हमने वो डिस्कस भी किए हैं और उस पर इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास टैक्स की कलेक्शन, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, टैक्स पे ही इदारा चल रहा होता है, कोई ग्रांट या कोई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वहाँ से आ रही होती है, हमें टैक्स कलेक्शन करनी होती है, वही पैसा वहाँ पे लगाना होता है। तो हमारा तो माजी में जो है वो ये सिलसिला रहा है पिछले 5-6 महीने से। तो इंशाल्लाह ये कि ये हम कोशिश ये करेंगे कि इस जुलाई के से पहले हम जो है वो कुछ ऐसा सिलसिला कर सकें। हमने कुछ एक एरिया ऐसा डिफ़ाइन करना है जिसको हम मॉडल के तौर पे, जैसे आपने DHA में देखा जो है बुखारी के साइड पे जो है वो DHA वालों ने वो ये मतलब एक ब्यूटिफिकेशन की है। हमारा ओवरऑल पूरा इरादा है कि हम एक पूरी एक लेन पकड़ें और उसको जो है वो ब्यूटीफाई करें। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, देखते हैं कि जो है वो सितंबर तक टैक्स की कलेक्शन अच्छी हो जाती है। यही करते हैं कि टैक्स कलेक्शन भी अच्छी हो और वो टैक्स जो आवाम का पैसा है वो लगता हुआ हमें इलाकों में दिखाई भी दे। बोर्ड्स बनाने का और एंटिटीज़ बनाने का मकसद ही यही होता है कि आपके इलाकों के मसाइल, आपके एरियाज़ के मसाइल हल हो सकें और उम्मीद यही करते हैं कि बिलाल साहब बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कमिंग इन द शो। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब हम देख रहे हैं बकरीद में अब कुछ दिन ही रह गए हैं और कुछ दिन जब रह जाते हैं ना तो घर में बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे हम सब तैयारियां कर रहे होंगे और तैयारियों में सबसे पहले जो तैयारी सामने आती है वो तो मसालों की ख़रीदारी और मसालों की तैयारी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में मसाले पीसते हैं, घर में मसाले तैयार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुझ समेत जो बहुत बिजी होते हैं तो जो है वो डब्बों के मसालों पर इक्तफ़ा करते हैं। और बहुत सारी जो है ना अभी हमारे इसके साथ साथ तैयारियाँ और क्या क्या होती हैं, छुरियाँ तेज़ करानी है, घर में वो जो कुर्बानी के वक्त चटाई है वो लेकर आनी है, टोकरी लेकर आनी है। और अभी तो मज़े मज़े के जो है ना वो प्यारे प्यारे शॉपर्स और ये आ गए हैं जिसमें आप लेबल करके गोश्त बांट सकते हैं। इन सारी तैयारियों के साथ जो मेन फोकस बकरीद का होता है कि खाने में पकाना क्या है और खाना क्या है और डिफरेंट मेन्यू किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो आज ऐसे ही कुछ मेन्यूज़ और कुछ रेसिपीज़ लेकर आपके लिए आ रहे हैं कि इन सारी तैयारियों के साथ साथ कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे आपके साथ और कुछ जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी यहाँ पर आपके साथ शेयर होंगी। तो इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ जो है वो सुरैया मुनव्वर मौजूद है। आप स्वीट लिटिल बेकरी से जो है ना वो आपका अपना यकीनन वेंचर है यकीन, और वेलकम करते हैं सुरैया को शो में। अस्सलाम वालेकुम सुरैया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द शो सुरैया। थैंक यू। बड़े प्यारे सबसे स्टार्ट करेंगे ना बकरीद की जो तैयारी है। इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि सारी फेस्टिविटीज़ में ना हमने बड़ा उनको फैंसी कर दिया और बड़ा प्यारा कर दिया है। तो स्टार्टिंग विद द कप केक्स, भाई दिखाएं मुझे। तो सबसे प्यारे जो कप केक्स हैं वो लग रहे हैं और उसमें जो छुरियों वाला है वो मेरा फेवरेट है। खाऊं या नहीं खाऊं लेकिन वो मेरा फेवरेट है। हाँ। तो सबसे मज़े की बात ये कि हर इवेंट के हिसाब से अब तो कपकेक्स डिज़ाइन हो रहे हैं। यहाँ पर भी आते हैं तो वेडिंग सीजन के अलग हैं, एंगेजमेंट्स में क्यूट क्यूट जो है वो रिंग्स बनी होती हैं। ये बकरीद में काओ वाला कपकेक तो मैंने पहली दफ़ा देख लिया अभी। तो ये कैसे जो है ना वो आइडिया आपको आया, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है? बस ये थीम केक होते हैं, मतलब कोई भी ओकेशन होता है ना उसके हिसाब से ये कप केक्स बनाए जाते हैं। तो मतलब जो भी आप जैसे बकराई से रिलेटेड है तो काव है, गोट है, शीप है, और ये आप देखें जरा छुरियां चौपड़ हर चीज यहाँ पर मौजूद है ना। छुरी वाला मैं दिखाना चाह रही हूँ, आ रहा है कमर भाई नजर हमें छुरी वाला? तो ये बड़े क्यूट है वो जी। तो ये कस्टमाइज बनते हैं, जैसे जो अगर क्लाइंट की जो डिमांड होगी जो आप कहें उस हिसाब से भी। अच्छा, बकरीद में क्या मीठे पर फोकस होता है लोगों का? क्योंकि सब लोगों को ना गोश्त पे सारा ध्यान होता है। तो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं नहीं आते हैं, किस तरह से लोग जो है ना वो लेके जाते हैं गिफ्टिंग के लिए भी? नहीं आते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग गिफ्टिंग के लिए ना आजकल इसका बहुत ट्रेंड है ना,
तो ये cupcakes एज अ में जाते गिफ्ट हैं। बहुत ज़्यादा, इसके साथ जैसे आजकल बेंटो केक बहुत ज़्यादा हाँ, है, हाँ, बेंटो केक के साथ कप केक है, फिर ये कस्टमाइज आप जैसा है, तो ये एज अ गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कितने टाइम पहले आपको ऑर्डर कर दिया जाए कि ये ईद वाले दिन या ईद के सेकंड डे, जिसने अगर किसी ने दावत में जाना तो आपको कितने दिन पहले बताएं? ईद पे तो देखें थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा होता है, तो फिर ऑर्डर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो तकरीबन 4-5 दिन पहले भी अगर आप बता देना बस आज तो जो है ना वो मतलब- आखिरी तारीख है ऑर्डर हाँ, करने की, कहते हैं उसके बाद मतलब सारी ये जो है ना कि बुकिंग हो क्लोज जाता है। है। जी, ऐसा जी। ही है। तो ये जो अगर फॉर एग्जांपल आप बॉक्स, आप क्योंकि बॉक्स में लाई थी तो हमने कैमरे में दिखाने के लिए इसको भी इस वक्त बाहर कर दिया, बॉक्स ऑफ कपकेक अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो ये कितने में आपको मिल सकता है, ये 6 पीसेस का बॉक्स जो है? मतलब ये तो डिपेंड करता है, मतलब डिज़ाइन पर डिपेंड करता है ना, ये मतलब 250 ईच सही। ये है कि डिज़ाइन पर भी डिपेंड करता है, जैसा आपका डिज़ाइन है, फिर ये कस्टमाइज चॉकलेट्स में भी बनते हैं, वनीला में भी है, जैसा फ्लेवर आप कहें ये हर फ्लेवर में बन जाते हैं ना। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो मीठे की बात हो गई, लेकिन इस बकरीद पे मीठे के साथ साथ नमकीन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नमकीन पे तो सबका फोकस होता है। नमकीन में मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है आई थिंक काबुली पुलाव है। जी, काबुली पुलाव है और बीफ चटकारा बोटी है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड और बहुत ही टेम्पटिंग और अपीलिंग सा लग रहा है। क्या क्या है आपके मेन्यू में? वैसे आपके पेज पे जो है ना सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं? मेन्यू में जी अल्लाह का शुक्र है, सारे मतलब खाने वगैरह कुकिंग में हर तरह की कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि मेरा जो पेज है स्वीट लिटिल बेकरी के नाम से ना, तो मतलब केक, कपकेक्स और ब्राउनीज वगैरह के ऑर्डर्स में ज़्यादा लेती हूँ। सही। ये चटखारा बोटी जो है वो इसमें क्या मुख्तलिफ है और इसकी रेसिपी बताएं, चख सकते हैं? हाँ हाँ ज़रूर, आप मैं टेस्ट ज़रा करके चखती हूँ बताइए उसको। कैसा है। दूर बहुत है, अच्छी लग रही है, बड़ी टेम्पटिंग सी। अच्छा जी, कैसे बनाई है आपने बताएं? मतलब इसको पहले मैंने ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट डालकर, लेमन भी डाला है? हाँ हाँ लेमन, थोड़ा ये चटखारे के लेमन का फ्लेवर बाकी से खाने वाला है। जी जी, ये डालकर पहले बीफ को मैंने गला लिया, उसके बाद सारे मसाले इसमें डाल के मतलब चिल्ली, वेरी यमी। हाँ ये सब डालकर ना इसको मैरिनेट करके थोड़ा सा इसमें ना इसको फ्राई कर लिया। वेरी सिंपल सिंपल। येट वेरी टेस्टी। प्रेजेंटेशन पे आप बड़ा काम करती हैं, काबुली पुलाव को भी आपने बड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया है। जी, प्रेजेंटेशन देखिए डिपेंड करती है, पहले कहते हैं ना इंसान अपनी नज़र से देखता है तो वो मतलब एक अट्रैक्टिव लगती है, ऐसा ही भले टेस्ट इतना अच्छा ना हो, लेकिन ये है कि टेस्ट भी वैसे नहीं, अच्छा टेस्ट है। अच्छा है। हाँ तो लेकिन ये है कि बहुत पहले मज़ेदार। इंसान देखता है ना तो मतलब एक अट्रैक्ट करती है चीज़ कि नहीं भाई, तो प्रेजेंटेशन मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत एक ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन ज़रूर अच्छी होनी चाहिए आपकी ना। पुलाव जो है ना वो हर घर में बन रहा होता है ईद वाले दिन, और अमूमन फर्स्ट डे ही बन जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है दोपहर के बाद या कुर्बानी के बाद सब थक जाते हैं, तो शाम में दोपहर में पुलाव को लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये काबुली पुलाव किस तरह से डिफरेंट होता है, इसकी रेसिपी में क्या डिफरेंस? काबुली पुलाव डिफरेंट ये है कि ये एज अ यखनी, इसमें यखनी का टेस्ट आता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल मसाले नहीं डलते ना, क्योंकि अब देखें पुलाव टिपिकल तो हम खा ही रहे होते हैं, ये थोड़ा चेंज होता है, इसमें यखनी का होता है और गरम मसालों का होता है ना, और इसमें ये है कि ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा ब्लैक वो डालकर ना कूट कर वो इसका टेस्ट होता है। सही। और इसमें नट्स ऊपर वगैरह से भी जी गार्निश नट्स भी, आप मतलब आप ये है कि अगर डालना चाहें इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, आलमंड्स, कैशियो वगैरह डाल सकते हैं इसके साथ ना, कैरेट और ये रेजिन के साथ। सही। तो ये है कि तो कितने टाइम से आप ये कर रही हैं खाने का, फूड बिजनेस आपका कैसा चल रहा है? खाने का तो मैं काफ़ी अरसे से, ज़ाहिर है जब से शादी हुई है कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो ये बस मेरा शौक था कुकिंग, तो मतलब इसको मैंने काफ़ी कोर्सेज भी किए इस फील्ड में जाकर। फिर बेकिंग मेरा बहुत शौक था, तो बेकिंग के मैंने काफ़ी कोर्सेज किए, तो मैं ऑर्डर वर्क ज़्यादातर बेकिंग पर करती हूँ। अभी बकरीद के हवाले से कितना रश है आपके पास, कितने ऑर्डर्स हैं बेकरी आइटम्स से रिलेटेड? क्योंकि ईद पे ज़रा ज़्यादा ही चल रहा होता है ना, केक्स लेके जाना, मीठा, और मीठे पे मीठी ईद में ज़्यादा फोकस होता है। और आजकल ये थीम वगैरह चल रही है ना, तो लोगों को ज़्यादा होता है कि नहीं ऐसी कोई यूनिक सी चीज़ लेकर जाए ना, तो ये एक यूनिक सी चीज़ हो जाती है। ऑर्डर वर्क्स तो माशाल्लाह हैं काफ़ी ना, तो बस ये कि फैमिली और उसको सबको मैनेज करके ही करना पड़ता है ना, तो बस। ईद के दिन पे मसरूफियत क्या होती है, और अगर ऑर्डर्स आ रहे हो तो उनको कैसे मैनेज करेंगी? सेकंड और थर्ड डे फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर्स देने, मतलब तो ये इतने बिजी स्केड्यूल में तो इंसान थक हार के पड़ा होता है, क्योंकि ख़वातीन बहुत बिजी होती हैं इस ईद पर, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? इसका ये कि कुछ तैयारी पहले से हो जाती है ना, काफ़ी पहले से प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, फिर एक डेट बता देते हैं कि बस इस तक अवेलेबल है, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिलीज़ और ये बकरीद ऐसा है ओकेशन के, मतलब ये ऐसा है ना फेस्टिवल कि इसमें तो घर के काम इतने होते हैं, फिर गेस्ट वगैरह का आना ज़्यादा होता है, तो बस घर में भी इंसान बिजी होता है, तो बस एक डे बता दिया जाता है कि इस तक आप ऑर्डर कर सकते हैं,
तो वो पहले से तैयारी कुछ हो जाती है, कुछ उस वक्त कर लेते हैं। तो बस ये है कि अच्छा, बकरीद की तैयारी में क्योंकि आप खातून हैं, हर घर में जो है ना वो तैयारी हो रही थी और शेफ़ भी हैं खानों की तैयारी में, जाहिर से सब एक्सपेक्ट करते होंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन खाना इनके घर में होगा और डिफरेंट मेन्यू होगा। तो आपके घर में फर्स्ट डे क्या मेन्यू होता है और इस वक्त क्या तैयारियाँ आपकी? जैसे पहले मैंने कहा ना कि प्रिपरेशन में होता है कि वो जी मसाले पीस रहे हैं, मसाले ख़रीद रहे हैं, चुड़ियाँ तेज़ करानी, ये वो, तो आपने क्या क्या प्रिपरेशन किए, ज़रा टिप्स दें, और आपके मेन्यू में क्या क्या होगा ताकि हम भी चुरा लें, कुछ अच्छा लगे उससे आइडिया ना। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, खाने तो मेरे माशाल्लाह पूरी फैमिली में बहुत पसंद किए जाते। और मैं मतलब मेरा खुद आदत है कि हर दफ़ा यूनिक चीज़ होनी चाहिए ना, कुछ उसी को थोड़ा प्रेजेंटेशन करके थोड़ा सा चेंज करके मैं हर दफ़ा ना, नहीं तो अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरी ना अच्छी, सबको बहुत पसंद है। तो अब जाहिर है पहले दिन तो कलेजी ही बनती है, फिर उसके बाद फिर बारबेक्यू का सेटअप होता है, पुलाव, बिरयानी, गेस्ट जैसे जैसे आते जाते हैं उसके हिसाब से सब चलता रहता है। सही। और मसाले, जहाँ तक मसालों की बात है तो वो तो पीस के रखने पड़ते हैं, सारी तैयारी जैसे सॉसेस वगैरह बना के रख लेते हैं पहले से, और मसाले वगैरह बना के पहले से रख लेते हैं। तो इससे ये कि थोड़ा इजी हो जाता है। अब उसी वक्त आप सब कुछ करें, आजकल गर्मी इतनी है तो वो थोड़ा सा फिर मसला हो जाता है ना। तो आज मैंने तो कह दिया भाई बुकिंग का आखिरी दिन है, तो आप भी बता दें कि किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपसे ऑर्डर करना चाहें। ख़ासतौर पे स्वीट्स भी है ना वो बहुत अच्छी लग रही हैं, कपकेक्स बहुत टेम्पटिंग हैं, तो आप अपनी डिटेल्स भी शेयर कर लें नाज़रीन के साथ। जी, स्वीट लिटिल बेकरी के नाम से मेरा पेज है, और आप ऑर्डर करना चाहें तो व्हाट्सएप पर भी मेरे पेज पे मेरा नंबर है, उस पर कांटेक्ट करके आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच अमीना, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे जो है ना वो आपकी प्रेजेंटेशन, और कपकेक ट्राई नहीं किया लेकिन लग रहा है कि क्यूट और यमी होगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ डिफरेंट हो जाए ना तो आप यकीन करें कि वो आने वाले को भी अच्छा लग रहा होता है और खाने वाले को भी अच्छा लग रहा होता है, और जब वो खाने वाला और आने वाला तारीफ़ करता है तो मेहनत सारी वसूल हो जाती है। तो वो देख के भी अच्छा लगा, टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो बात हो रही है बकरीद की तैयारियों के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि बकरीद में जैसे मैंने कहा कि पहले प्रिपरेशन होती है, तो हम सारी तैयारी करते हैं, घर में इंतज़ामात करते हैं मसालों की, और फिर जब बकरीद का दिन आ जाता है और शाम आ जाती है तो सबके घरों में जो स्पेशल मेन्यू होता है वो यकीनन ये होता है कि आज बारबेक्यू बनेगा। तो इस वक्त जो है वो बारबेक्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर साइट पर भी मौजूद है, और शेफ़ भी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से जो है ना वो अपने बारबेक्यू को यूनिक और टेस्टी बनाया जा सकता है, मज़ेदार बनाया जा सकता है, कौन से मसालों का इस्तेमाल करें, ये सारी टिप्स आपको देंगे। हमारे साथ गज़नफ़र अयाज़ मौजूद है। वेलकम टू द शो गज़नफ़र, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप गज़नफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मेरे साथ जो है वो शमा भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो शमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शमा ये बताएं, तैयारी हो गई है? जैसे मेरी तो छुरियाँ भी अभी तेज़ होने से रहती हैं, मसाले ख़रीद लिए हैं, लेकिन अब ये काम आखिरी दिन वाला होता है, तो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, मेरी तैयारी जो है तकरीबन लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है। हम लोग क्योंकि शेफ्स होते हैं, हम लोगों को पता होता है कि क्या क्या प्रिपरेशन पहले से करके रख लेनी है, और ईद पे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आधे से ज़्यादा काम जो है वो पहले से करके रखें। जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया, फिर गरम मसाला घर का होममेड बना के रख लिया। इसके अलावा जो होता है कुछ ख़ास मसाले होते हैं वो हम घर में खुद बना के प्रिपेयर करके रख लेते हैं। कच्चा पपीता जो उसका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं, प्याज ब्राउन करके रख ली, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से करके रख लेते हैं। हाँ, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। वो आप ज़रा मसाले वगैरह कौन कौन से बनाए जा सकते हैं घर में, और ज़रा कुछ टिप्स आपसे उस हवाले से शेयर कीजिएगा कि जिसका यूनिक फ्लेवर भी होता है और वो आपके लिए आसानी, जैसे पुलाव का हो जाए या सालन वगैरह के लिए किस तरह के मसाले ऑलरेडी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। साथ साथ गज़नफ़र, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त और टेम्पटिंग से सारी बारबेक्यू की डिशेस नज़र आ रही हैं। बकरीद से पहले ही आप लोग तो जो है ना खिला के दिल भर देंगे लग रहा है। तो कौन कौन सी डिशेस हैं, क्या क्या है, और किस तरह से तैयार कर सकते हैं, बताएं। बिल्कुल, ये सबसे पहले आपके पास अफ़गानी बीफ कबाब है हमारा, तो मोस्ट हमारा जो डिमांडिंग आइटम है रेस्टोरेंट्स का हमारे। इसके बाद मटन चॉप्स हैं, और देन इसके बाद अफ़गानी चिकन कबाब, देन उसके बाद हमारा चंदन कबाब, अफ़गानी बोटी, और उसके बाद हमारे पास आ गया बीफ सीख कबाब। तो ये सब आइटम हम लोग मतलब कि आप ईद के ऊपर घर में भी ट्राई कर सकते हैं इजीली, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ईद पे तो टाइम बहुत कम होता है और लोग ज़्यादा कोशिश होती है कि जल्दी से मतलब कि जैसे अफ़गानी टिक्का हो गया, इसमें हम लोग सिर्फ गार्लिक जूस और सॉल्ट यूज़ करते हैं, इसके अलावा और कोई इसमें मसाला हम यूज़ नहीं करते। और इंतहाई डिलीशियस, और इसमें लैम्प की हम लोग फ़ैट यूज़ करते हैं, लैम्प फ़ैट,
इसके साथ यूज़ होता है और बहुत मज़े का और बहुत ज़्यादा मतलब कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और खाने में टेस्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको वही सीखों पे ही आप हाँ, जो बारबेक्यू की किया वर्स जाता है? करके, जी बारबेक्यू। अच्छा, जिस घर में लैम्ब का गोश्त ना हो या लैम्ब फैट ना हो तो वो क्या दूसरा फैट भी यूज कर सकते हैं? बीफ का फैट यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अंदर बीफ फैट होता है तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसके अलावा आप कर लें जैसे सीख कबाब आ गया। सीख कबाब का बिल्कुल सिंपल सा हमारा मेन्यू, मतलब आप ग्रीन अनियन हो गया, उसके अलावा अनियन आ गया, ग्रीन चिली आ गई और हमारे अपने होममेड मसाले होते हैं हम जो ख़ुद बनाते हैं, तो वो इसके अंदर हम यूज़ करके आप इसका मिक्स करके और इसको आप स्कीवर्स करके इजीली आप बना सकते हैं। इसी तरह मटन चॉप्स में, इसमें हम 2 वैरायटी होती है, नमकीन में और स्पाइसी में। तो आप किस में मतलब जो अपना फ्लेवर के हिसाब से, नमकीन भी बिल्कुल जिस तरह हम लैम्ब मतलब कि जैसे हम बना रहे हैं अफ़गानी टिक्का, इसी तरह नमकीन में गार्लिक जूस हो गया, इसमें ब्लैक पेपर, नमक और वाइट पेपर, ये हम यूज़ करते हैं। नमकीन बिल्कुल सिंपल। और इसी तरह आप चले जाएंगे स्पाइसी में अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें आप रेड चिली हो गया, नमक हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, गार्लिक जूस हो गया और पपाया हम लोग यूज़ करते हैं इसको टेंडर करने के लिए। कितनी देर मैरिनेट करें और उसके बाद का प्रोसेस भी बताएं कि किस तरह से जो है ना वो चॉप्स तैयार 15 to 20 मिनट्स आप इसको मैरिनेट करें। इसका मैरिनेशन टाइम 20 मिनट 25 मिनट्स, देन 20 मिनट आई थिंक 15 to 20 मिनट ग्रिल टाइम होता है इसका मटन का, तो वो उसमें आपका रेडी हो जाएगा। ग्रिल कर लेते हैं उसको। बिल्कुल टेंडर लाइन बीफ मटन मिलेगा आपको बिल्कुल। अगर स्टोव पे तैयार करना चाहें तो हो सकता है, किस तरह से होगा? ग्रिल स्टोव अगर आपके पास हो या ग्रिल्ड ओवन वगैरह घर में हो तो उसके ऊपर आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। एंड में असल में स्मोक देने के लिए कोयले का स्मोक आप पतीले में रख के दम दे सकते हैं आप इसको इजीली, तो उसका फ्लेवर आ जाता है बारबेक्यू फ्लेवर के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सही। शमा, कौन कौन से मसाले जो है ना वो ख़ास तौर पे आप तैयार करके रखती हैं, वो कितने हेल्पफुल होते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, गरम मसाला जो है ना वो अगर आप घर में होममेड बना लेना तो आपको बाकी मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो हमारे पैकेट के मसाले होते हैं ना वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा। उसमें ये कि तमाम आप ले लें, काली मिर्च ले लें, लौंग ले लें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची ले लें, ज़ीरा ले लें, साबुत धनिया ले लें, इसके अलावा दालचीनी ले लें। ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक क्वान्टिटी में ले लें हिसाब से। उसमें जब अगर आप 1-1 कप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो आप धनिया जो है, साबुत धनिया जो है वो 4 कप लेंगे और ज़ीरा जो है वो आप 2 कप लेंगे और ये सारी चीज़ों को आप रोस्ट करें उसके ऊपर फ्राई पैन में और फिर आप इसको ठंडा करके उसको पीस के रख लें और बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स में करके रखें। कम से कम 6 महीने आपका चल जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है बाज़ार के मसाले ख़रीदने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसके अलावा मैं एक मसाला बनाती हूँ कि आप नहीं, ये मसाला आप किस किस चीज़ में यूज़ कर लेते हैं? आप ये हर चीज़ में डाल सकते हैं। सालन वगैरह में, सालन में, marination बारबेक्यू में, आप अगर रान रोस्ट कर रहे हैं उसमें आप ये 2 चम्मच डाल दें और आप साथ में उसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दें। अगर आपने रान रोस्ट करनी है तो आप एक बड़ी रान लें, उसमें कट लगाएं, साथ में आप 4 टेबल स्पून बड़े वाले भर के आप उसके अंदर कच्चा पपीता का पेस्ट, अच्छा कच्चे पपीता का पेस्ट बनाते हैं आप, उसके सिर्फ सीड्स रिमूव करेंगे, छिलके समेत उसको वॉश करके उसको पेस्ट बना लेंगे, तो वो जो है आपके जो गोश्त उसको टेंडर करने के लिए बहुत मतलब अच्छी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो आप पहले से बना के फ्रीज करके रख लें। बिल्कुल ऐसी चीज़ें, लेमन जूस आप निकाल के उसके फ्रीज क्यूब्स करके रख ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह से ये सारी चीज़ें डालें और उसको रोस्ट करके रख दें, कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा मैं बनाती हूँ 1 कप आप ले लें साबुत धनिया और 1.5 कप के करीब तकरीबन आप ज़ीरा ले लें, सफ़ेद ज़ीरा, और उन दोनों को रोस्ट करके और उनको दरदरा सा कूट के और पीस के उसको आप रखें। वो आप हर चीज़ में डालें, मतलब कढ़ाई से लेकर आप उसको अगर कलेजी भून रहे हैं उसमें भी डालें आप वो, मतलब हर चीज़ का टेस्ट जो है वो बिल्कुल बहुत इन्हेंस कर देगा उसको ना वो, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब आपको डब्बे के मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। भुना हुआ ज़ीरा तो और भुना हुआ धनिया का तो वाकई जो भुन ही रहा होता है इतना अच्छा फ्लेवर उसका और खुशबू आ रही होती है। अच्छा, मैं जो है ना कुछ ट्राई करना चाह रही हूँ लेकिन बहुत दूर दूर आप लोगों ने रख दिया, कैसे ट्राई करूँगी? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्रेक में ट्राई करती हूँ, पहले ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देन ट्राई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। वेलकम बैक इन द शो। कुछ लोग इतने लकी होते हैं ना, देखें कि उनको बकरीद से पहले ही बकरीद के सारे चस्के मिल रहे, उनमें से मैं हूँ। तो आज मैं सारी चीज़ें ट्राई करी हूँ और मटन चॉप्स जो है ना वो मेरे फेवरेट है, और बकरीद के गोश्त का तो जो है ना चॉप्स का मज़ा ही अलग होता है, अलग मज़ा होता है। वेरी यम्मी। ये कौन सा, ये नमकीन है या मसाले वाला है? ये नमकीन है बिल्कुल, इसमें कोई मसाला नहीं, सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और बहुत मज़े का है। गार्लिक जूस ये यूज़ करते हैं। गार्लिक जूस कैसे बनाएं?
गार्लिक का आपने पेस्ट बस paste निकाला, बना उसका जूस निकाल लिया पेस्ट आप का, उसको मलमल के कपड़े में डाल के डाल छान के लो। इसको हम लोग सोक करेंगे तो उसका जूस निकल आएगा सारा। अच्छा, हाँ जी। पेस्ट नहीं डाल सकते? नहीं, पेस्ट में ये होगा कि फिर गार्लिक आपके मुंह में आएगा, वो फ्लेवर खराब करेगा आपका। सिर्फ जूस हम लोग यूज करते हैं, उसके सिर्फ टेक्सचर। चाय की छन्नी से भी छान ले, है ना? चाय की छन्नी से बिल्कुल छान ऐसे। सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी आप चाह। बहुत मजे की हैं, जी, मेरी फेवरेट भी है इसलिए लग भी रही होगी बहुत मजे। थैंक यू सर। बाकी इसके अलावा मटन रिब्स है हमारा आइटम। मटन रिब्स रिब्स जो है ना बनाने का समझ नहीं आता क्योंकि उनका गोश्त अलग हो जाता है, रिब्स अलग रह जाती हैं। उसकी क्या पर्टिकुलर टिप है आपके पास? उसका पर्टिकुलर टिप ये है कि उसका स्टीम टाइम होता है। अब हम लोग जब उसको मसाला करके उसको स्टीम पे रखते हैं मटन रिब्स को, तो तकरीबन 1.5 आवर और 2 आवर इसको आपने स्टीम देना है, मतलब बिल्कुल एयर टाइट, मतलब कि आपका कोई जार हो या कोई पॉट हो जिसके अंदर आप उसको स्टीम देंगे। देन उसके बाद उसको आप ग्रिल्ड करेंगे तो वो बिल्कुल ना आपका अलग होगा और बिल्कुल आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। 5 to 10 मिनट आपने उसको ग्रिल करना है। और आइटम जो है रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा चलने वाला आइटम है, वैसे ही तो है। बहुत ज़्यादा डिमांड है। उमूमन ये रिब्स वगैरह ना घर से मैं लोगों से संभलती भी नहीं है, वही नहीं वाला संभलती। कुछ अलग, हड्डी अलग, बोटी अलग, यहाँ वहाँ भाग रहा होता है ना शमा। तो इसका ये है कि आप तो इसको रेस्टोरेंट फॉइल में ही पेपर अच्छा में, रहता है। फॉइल पेपर में आप इसको पैक करके उसमें आप कर लें, सुराख कर लें छोटे छोटे ना कट्स लगा के फॉइल पेपर, ताकि उसमें स्टीम जाए। फिर उसको स्टीम कर लेना बिल्कुल एक अच्छे नॉर्मल फ्लेम के ऊपर। तो नॉर्मल फ्लेम के ऊपर पानी आपका बॉयल हो गया, उसके अंदर आपने रख के फ्लेम नॉर्मल कर देना है। और उसको जब स्टीम होने के बाद उसमें ये होगा कि आपका गोश्त नहीं गिरेगा बिल्कुल भी। वो जब फॉइल पेपर आप खोल के देन उसके बाद उसको आप ग्रिल कर स्टीम लें। टाइम कितना हो, कितनी देर करें? 1.5 आवर to 2 आवर, मतलब 1.5 से 2 घंटे का 2 टाइम। घंटे तो इनफ है। हाँ जी, 2 घंटे मोर देन इनफ आहिस्ता है। आंच पे छोड़ आहिस्ता दें। आंच जी, पे जी। बिल्कुल। सही। शमा, आपकी कोई स्पेशल रेसिपीज़ जो आप ईद के दिन में ख़ास तौर पे बकरीद पे बनाती हूँ, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? मेरी अपनी तो नहीं, मेरी अम्मी की एक रेसिपी है, दही गोश्त वो बनाती थी दोपहर में, लंच में हमारे यहाँ होता था हमेशा से। उसमें ये जो चांपे हैं बकरे की, ये सब डाल के और उसमें सारे खड़े मसाले डाल के वो, और उसको वो चढ़ा दिया करती थी। जब वो गल जाता था फिर उसके अंदर सिर्फ दही फेंट के डालती थी और वो बहुत मज़े की बनती थी, मतलब कि बस बंदा उंगलियां चाट जाए अपनी। बस उसको फिर भून के और हाँ, ख़त्म। मतलब साबुत प्याज डाल देती थी उसमें, साबुत लहसुन, साबुत अदरक चॉप करके, इसके अलावा कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, भुना कुटा जीरा धनिया, वो सब डाल के और नमक डाल के उसको चढ़ा देती थी। और उसके अंदर कोई टमाटर हरी मिर्चें कुछ नहीं जाता था, सिर्फ दही वो एंड पे फेंट के उसमें मिक्स करके और उसको भून लिया करती थी। मतलब वो और वो उसमें ऑयल नहीं डलता, वो अपनी चर्बी जो गोश्त की होती है वो उसी में बनता है। अच्छा, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, खसाला रूखा रूखा रख लेते हैं, चर्बी उठा के एक एक बोटी को साफ करके फेंक रहे होते हैं। लेकिन बकरीद के गोश्त की चर्बी में कितने जो है ना मैं अफादियत भी आपको होती है और बताऊँ उससे फ्लेवर कितना आता है। ये गुड उसमें आती है, गुड फैट में। गुड फैट में आती है बिल्कुल। क्योंकि आप अगर आप KPK की तरफ चले जाएं या बलूचिस्तान की तरफ से, वहाँ पे ऑयल घी वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, इसी चर्बी के अंदर खाना बनता है। और उन लोगों के रंग देखें आप कितने सुर्ख सफ़ेद होते हैं, मतलब कि वो कोई बीमार नहीं होते, किसी किस्म की कोई हार्ट अटैक इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और मेहनती भी हैं वो ना। सही बात है, मतलब एक खर्चा जो होता है वो उनका बच जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत हेल्दी उसमें आती हैं सारी चीज़ें। क्योंकि उनका मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मीट इनटेक करते हैं। और यही क्यों ऑयल यूज़ नहीं करते, ये मतलब कि वो सिर्फ फैट्स यूज़ करते हैं। लैम फैट हो गया, बीफ फैट हो गया, गॉट फैट हो गया, वो ये यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जैसे ईद के ऊपर कलेजी का फर्स्ट डे होता है कि भाई सुबह सुबह कलेजी बनानी है, तो लोग ज़्यादातर फ्राइज में हम लोग एक पट्टा बोटी होती है, हम उसको पट्टा बोटी कहते हैं। कलेजी लेके उसको लैम फैट में आप करके और देन सिर्फ नमक उसको लगाना है और कोई उसको सिर्फ, और वो इतना यमी होता है कि आप मतलब कि मैं अभी सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये उसको। तो अब ये आपके रेस्टोरेंट में आके खाना पड़ेगा एक हाँ, डिटेल इनका शेयर करें। रेस्टोरेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, उस पे खाने वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। कहाँ है उसकी डिटेल भी बताएं। जी, गुलशन हदीद में है, न्यू शिराज बारबेक्यू एंड रेस्टोरेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। जबरदस्त। तो तकरीबन 10 साल हो गए हमें रेस्टोरेंट रन करते हुए अपना। वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह आपको भी दावत है हमारी तरफ से कि थैंक यू ज़रूर सो मच। बिल्कुल, आपने हमें मधु की, आप तो खाना ही इतना सारा यहाँ पर ले आए, लेकिन वो जो आपने और चीज़ें बता दी हैं वो ट्राई करने जरूर आना बाकी पड़ेगा। कढ़ाई हमारी मोस्ट मतलब कि हॉट आइटम जो है कढ़ाई का, मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई दोनों। अच्छा, इस ईद पे क्या हो रहा होता है, रान ले आए हम रोस्ट कर देंगे, गोश्त दे दें हम बारबेक्यू बना देंगे, वो वाला सेटअप भी आपके पास? हमारे पास शाम में गोश्त सारे आप रेस्टोरेंट बना के दे रहे होते हैं। गोश्त आपका जायके हमारे हाँ, ये तो आपने ये लगा दिए बैनर। जी, हमारे बैनर्स लग चुके हैं तो रेस्टोरेंट्स पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो काफ़ी माशाल्लाह, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे तो हम क्लोज करते हैं क्योंकि कुर्बानी वगैरह में बिजी होते हैं सब, तो ईद सेकंड डे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको भी जो है ना गोश्त आपका और जायका जो है वो शिराज का चाहिए तो गुलशन हदीद वालों के लिए तो फैसिलिटी है कि वो इसको एंजॉय कर सकते हैं और बड़े मज़े के जो है ना वो खाने, थक भी जाती हैं ख़वातीन तो अच्छा गोश्त भेज के बन के आ जाएगा यार। तो ये वाली भी फैसिलिटी अवेलेबल है कराची में, जो आप जैसा चाहें
वैसा यहाँ पे आपको सहूलत मिल जाती है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया शमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। बकरीद की तैयारियों में जो है वो अपने आप को मशगूल रखिए, लेकिन साथ साथ हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।